नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्स अथॉरिटी रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर का रिवीजन। इस चैप्टर में अपने 3 चीज़ें देखी थी। सबसे पहले देखा था कि डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, उनकी क्या क्या पावर्स होती हैं। फिर अपन ने देखा था असेसी खुद का सेल्फ असेसमेंट कैसे करता है, और उसके बाद डिपार्टमेंट वाले असेसी का असेसमेंट कैसे करते हैं। ये चीज़ें अपन ने इसमें देखी थी। सबसे पहले इसमें अपन ने स्टार्ट किया था इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट में कौन कौन होते हैं। तो सबसे ऊपर होता है सीबीडीटी। सीबीडीटी पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। सीबीडीटी के नीचे इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट काम करता है। और जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट होता है उसकी 2 विंग होती है। एक होती है असेसमेंट विंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिगेशन विंग। अब इनमें ऑफिसर्स होते हैं असेसमेंट विंग में और इन्वेस्टिगेशन विंग में। देखो मैंने आपको बताया था इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। इन्वेस्टिगेशन विंग का जो मेन काम होता है वो टैक्स की चोरी को पकड़ना होता है, टैक्स इवेजन को, टैक्स अवॉइडेंस को पकड़ना होता है। और जो सर्च वाले काम, सर्वे वाले काम मेनली कौन करती है? इन्वेस्टिगेशन विंग। वैसे असेसमेंट विंग भी कर सकती है, लेकिन मेनली कौन करती है? इन्वेस्टिगेशन विंग करती है। तो ज़्यादा फर्क नहीं होता, लगभग सेम ही होते हैं। बस मेनली इन्वेस्टिगेशन विंग का काम होता है सर्च, सर्वे वगैरह करने का। तो असेसमेंट विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग 2 डिपार्टमेंट की विंग होती है। असेसमेंट विंग और इन्वेस्टिगेशन विंग में काफ़ी सारे ऑफिसर्स होते हैं। इनमें सबसे ऊपर जो ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं असेसमेंट विंग में होते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन्वेस्टिगेशन विंग में होते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। इन चारों की लगभग सेम पावर होती है, और सेम लेवल होता है इनका। इनके नीचे होते हैं फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इधर होते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। इन चारों की भी क्या होती है? लगभग सेम पावर होती है। फिर इनके नीचे होते हैं असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर में कौन कौन आ जाता है? असेसमेंट में आ जाता है एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इधर एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर। इसके नीचे असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इधर आ जाता है असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। और इसके नीचे आ जाते हैं फिर इनकम टैक्स ऑफिसर। ये सब होते हैं असेसिंग ऑफिसर। इनको क्या बोला जाता है? असेसिंग ऑफिसर। किन को? एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर। और इधर एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। ये सब कौन होते हैं? ये सब होते हैं असेसिंग ऑफिसर। अब असेसिंग ऑफिसर के नीचे असेसिंग ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए इनके असिस्टेंट्स होते हैं, असिस्टेंट होते हैं। असिस्टेंट कौन कौन? एक तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर जो टैक्स की रिकवरी में हेल्प करता है, और दूसरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो आर्टिकल वाला, लेबरिंग वाला काम करते हैं, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गए। इस तरह से ये पूरा डिपार्टमेंट होता है। डिपार्टमेंट में मैंने आपको बताया था, इसको याद करने का तरीका क्या था। सबसे ऊपर असेसिंग ऑफिसर का दादा कौन? पीसीसीआईटी, सीसीआईटी या पीडीजीआईटी या डीजीआईटी। ये हो गए असेसिंग ऑफिसर के दादा। उसके नीचे असेसिंग ऑफिसर के पापा कौन? कमिश्नर या पीसीआईटी या सीआईटी। ये हो गए असेसिंग ऑफिसर के पापा। उसके नीचे ये असेसिंग ऑफिसर आ गए। असेसिंग ऑफिसर 3 भाई हैं। 3 भाई में एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर जो है वो बड़ा भाई है, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जो है वो बीच वाला भाई है, और इनकम टैक्स ऑफिसर छोटा भाई है। असेसिंग ऑफिसर 3 भाई हैं। एडिशनल कमिश्नर जॉइंट वाला बड़ा वाला भाई हो गया, असिस्टेंट डिप्टी वाला बीच वाला भाई हो गया, और इनकम टैक्स ऑफिसर छोटा भाई हो गया। और इसके पापा कौन हो गए? सीआईटी इसके पापा हो गया। और दादा कौन हो गए? सीसीआईटी, पीसीसीआईटी इसके दादा हो गए। अब असेसिंग ऑफिसर जो है इन 3 भाइयों को असिस्ट करने के लिए एक तो होता है टीआरओ और एक होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो क्लरिकल वर्क होता है या लेबरिंग वाला काम होता है, आर्टिकल वाला काम वो करते हैं। ये एसएससी का एग्जाम होता है, उसको पास होकर बनते हैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और जो असेसिंग ऑफिसर कौन बनता है? आईआरएस वाला एग्जाम होता है ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, यूपीएससी वाला एग्जाम, उसको पास करके बनते हैं। तो ये पूरा टीम हो गया इनका। अब इसमें एक चीज़ और लिखवाया था मैंने, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, सीआईटी अपील। एक होती है सीआईटी अपील, जहां असेसी फर्स्ट अपील फाइल कर सकता है, सीआईटी अपील। तो सीआईटी अपील कोई अलग से अथॉरिटी नहीं है, वो कमिश्नर ही होता है, सीआईटी होता है। सीआईटी को एक अलग से डिपार्टमेंट में बैठा दिया जाता है और ऊपर अपील लगा दिया जाता है। सीआईटी को अलग से डिपार्टमेंट में बैठा दिया और अपील लगा दिया, वो क्या होता है? सीआईटी अपील। तो सीआईटी अपील भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है। सीआईटी अपील भी क्या होता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही पार्ट होता है। ये अपन ने इसमें देखा था। तो अब क्या होता है, जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं मेन काम कौन करते हैं? ये असेसिंग ऑफिसर करते हैं। मेन मेहनत कौन करते हैं? ये असेसिंग ऑफिसर करते हैं। और टीआरओ और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इनकी हेल्प करते हैं, आर्टिकल वाली हेल्प करते हैं। मेन काम कौन करते हैं? असेसिंग ऑफिसर करते हैं। अब असेसिंग ऑफिसर पूरी मेहनत करते हैं। गद्दी पे कौन बैठते हैं? गद्दी पे बैठते हैं सीआईटी और पीसीसीआईटी, मतलब असेसिंग ऑफिसर के पापा और दादा। जो पापा और दादा हैं वो तो मजे मारते हैं, वो तो आराम से गद्दी पे बैठ के मजे मारते हैं। मेन मेहनत कौन करते हैं बेचारे? असेसिंग ऑफिसर करते हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर को कभी कभी क्या होता है, अपने पापा की या दादा की क्या लेनी पड़ती है? परमिशन। कभी कभी अपने पापा या दादा की परमिशन लेनी पड़ती है। कैसे कैसे लेनी पड़ती है वो सब अपन आगे देखेंगे। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। आगे अपन ने देखा सबसे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। सीबीडीटी देखो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये क्या करती है सीबीडीटी? डिपार्टमेंट में जो भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं उन सब पे कंट्रोल रखती है और उनको सुपरवाइज करती है। डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स हैं, पापा, दादा, असेसिंग ऑफिसर, सब उन सब पे क्या रखती है? ये कंट्रोल रखती है, उनको सुपरवाइज करती है। सुपरवाइज और कंट्रोल कैसे रखती है? ऑर्डर इशू करके, इंस्ट्रक्शन इशू करके, सर्कुलर इशू करके, ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर इशू करके वो उनको कंट्रोल रखती है और सुपरवाइज करती है। इसके बाद दे रखा है सीबीडीटी चाहे तो असेसी को रिलीफ दे सकती है काफी सारे सेक्शन में। सीबीडीटी चाहे तो असेसी को क्या दे सकती है? रिलीफ दे सकती है काफी सारे सेक्शन में। अगर असेसी के पास कोई जेन्युइन रीजन है तो सीबीडीटी चाहे तो एसएससी को काफी सारे सेक्शन में रिलीफ दे सकती है। जैसे सेक्शन 139 में एसएससी को रिलीफ दे सकती है। एसएससी ने मान लो लेट रिटर्न फाइल करी तो उसके डिले को कंडोन कर सकती है। 2011A में
एसएससी को जो अगर एसएससी ने मान लो टीडीएस लेट डिडक्ट किया या लेट जमा करवाया तो उसके इंटरेस्ट की रिलीफ दे सकती है। 234 ABC में जो इंटरेस्ट लगता है उसकी रिलीफ दे सकती है। 234E 234F में जो फीस लगती है उनकी रिलीफ दे सकती है, सीबीडीटी चाहे तो। लेकिन उसके लिए एसएससी के पास क्या होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए। इसके बाद अपन ने देखा लेकिन सीबीडीटी के पास इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको अमेंड करने की पावर नहीं है। वो तो प्रोविजंस अमेंड कैसे होंगे, वो तो पार्लियामेंट में ही होंगे। सीबीडीटी के पास वो पावर नहीं है, सीबीडीटी की औकात नहीं है कि वो इनकम टैक्स के प्रोविजंस को अमेंड कर सके। ये अपन ने यहाँ तक देखा था। उसके बाद अपन ने देखा इनकम टैक्स अथॉरिटी की क्या क्या पावर होती है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी की दो तरह की पावर दे रखी है, एक जनरल पावर और एक स्पेशल पावर। जनरल पावर सेक्शन 131 में बता रखी है जनरल पावर कौन कौन सी होती है। तो इसमें बता रखा है कि जो भी सिविल कोर्ट के जज की पावर होती है, जो भी सिविल कोर्ट के जजेस की पावर होती है वो सारी इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास रहती है। वो सारी पावर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहती है। जो सिविल कोर्ट के जजेस की पावर होती है ना, वो सारी खतरनाक पावर इनकम टैक्स के पास भी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास भी है। कौन कौन सी पावर, 4 पावर। डिस्कवरी करने की, इंस्ट्रक्शन करने की। पहली पावर कौन सी, डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन करने की। दूसरा, किसी भी पर्सन को बुला के उसका ओथ पे एग्जामिनेशन करने की। किसी भी पर्सन को बुला के उसका ओथ पे एग्जामिनेशन करवाने की। ओथ पे एग्जामिनेशन मतलब गीता पे हाथ रखवा लिया, कुरान पे, बाइबल वगैरह पे हाथ रखवा के उसका एग्जामिनेशन करवाया। तीसरा, किसी भी पर्सन से बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की। और चौथा, समन इशू करने की पावर। तो 4 पावर, डिस्कवरी इंस्ट्रक्शन, दूसरा किसी भी पर्सन को बुला के ओथ पे एग्जामिनेशन करने की, तीसरा बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवाने की, और चौथा समन इशू करने की इनकम टैक्स अथॉरिटी की पावर होती है। अब कुछ स्पेशल पावर दे रखी है। ये तो जनरल पावर थी, स्पेशल पावर क्या दे रखी है। सबसे पहले सेक्शन 133 में दे रखी है पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। डिपार्टमेंट वालों को क्या पावर दे रखी है, पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन सेक्शन 133 में। इस पावर में क्या है कि डिपार्टमेंट वाले चाहें तो किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं जो भी उनके प्रोसीडिंग में काम आने वाली है। किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं जो भी उनके प्रोसीडिंग में काम आने वाली है। जैसे मान लो मिस्टर ए का प्रोसीडिंग चल रही है, मिस्टर ए की प्रोसीडिंग चलती है, तो मिस्टर ए से मिस्टर ए के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं जो काम आने वाली है, जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। या मिस्टर ए के बैंक से इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं, वो मिस्टर ए की इन्फॉर्मेशन मिस्टर ए के बैंक से मंगवा सकते हैं। या मान लो मिस्टर ए कंपनी में काम करता है, उस कंपनी से मिस्टर ए की इन्फॉर्मेशन मंगवा ली, तो ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन काम आने वाली है वही मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि फालतू इन्फॉर्मेशन मंगवा रहे। जैसे मान लो डिपार्टमेंट वाले को मिस्टर ए की वाइफ पसंद आ गई, डिपार्टमेंट वाले ने, असेसिंग ऑफिसर ने मिस्टर ए की वाइफ को देख लिया रोड पे, तो अब वो पसंद आ गई। अब वो मिस्टर ए से इन्फॉर्मेशन मंगवा रहा है, वाइफ के कॉन्टैक्ट नंबर मंगवा रहा है, वाइफ की इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल मंगवा रहा है, इसके अलावा फेसबुक अकाउंट की डिटेल मंगवा रहा है। ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे ओनली क्या कर सकते हैं, वो यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो प्रोसीडिंग में काम आने वाली वो मंगवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है, अगर मान लो उस पर्सन के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग चली नहीं रही, कोई प्रोसीडिंग नहीं चल रही, फिर भी इन्फॉर्मेशन मंगवाई जा सकती है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, अगर कोई सीआईटी से छोटे लेवल का ऑफिसर, मतलब सीआईटी से छोटे लेवल का ऑफिसर अगर इन्फॉर्मेशन मंगवाता है तो उसको सीआईटी मतलब पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। सीआईटी कौन होता है, पापा। तो असेसिंग ऑफिसर अगर मान लो इन्फॉर्मेशन मंगवाता है तो उसको किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, अपने पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर प्रोसीडिंग चल नहीं रही तो इस सेक्शन 133 में क्या पावर है, इनकम टैक्स वाले किसी भी पर्सन से कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं जो भी यूजफुल है, प्रोसीडिंग में काम आने वाली है। लेकिन मान लो अगर प्रोसीडिंग चल नहीं रही और इन्फॉर्मेशन मंगाने वाला जो बंदा है वो कौन है, सीआईटी से छोटे लेवल का है, तो उसको सीआईटी की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर अपन ने देखा 133 है पावर ऑफ सर्वे। 133 है पावर ऑफ सर्वे में क्या है, डिपार्टमेंट वाले चाहें तो किसी भी बिल्डिंग या प्लेस में जाके जहां बिजनेस और प्रोफेशन चल रहा है, या चैरिटेबल एक्टिविटी चल रही है, या तो बिजनेस एंड प्रोफेशन चल रहा है या चैरिटेबल एक्टिविटी चल रही है, वहां जाके सर्वे कर सकते हैं। वहां जाके क्या कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन डाल दी कि 1 नवंबर 2020 या उसके बाद अगर वो सर्वे करते हैं, 1 नवंबर 2020 या उसके बाद सर्वे करते हैं, तो उनको अपने दादा की परमिशन लेनी पड़ेगी, सीसीसीआईटी या डीजीआईटी या उससे ऊपर वाला जो दादा है, दादा की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अगर 1 नवंबर 2020 या उसके बाद सर्वे करते हैं कोई भी, तो उनको अपने दादा की परमिशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद ये रखा है इसमें, अगर मान लो बिजनेस के या चैरिटेबल एक्टिविटी के बुक्स और असेट कहीं और रखे हुए हैं, एसएससी के घर पे रखे हुए हैं, तो क्या होगा, तो वो दूसरे प्लेस पे भी जहां बुक्स और असेट रखे हुए हैं वहां जाके भी सर्वे कर सकते हैं। इसके बाद ये रखा है सर्वे में क्या क्या कर सकते हैं वो, सर्वे में 6 काम कर सकते हैं। पहला, वो किसी भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ जो कैश स्टॉक वैल्यूएबल आर्टिकल है उसको चेक वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स पे वो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, वो कैश स्टॉक और वैल्यूएबल आर्टिकल की इन्वेंट्री बना सकते हैं। इसके अलावा वो किसी भी पर्सन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा वो अपने साथ बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स ले जा भी सकते हैं अपने हाथ, लेकिन उसके लिए उनको रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितने दिनों के लिए ले जा सकते हैं, 15 वर्किंग डेज के लिए ले जा सकते हैं, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज। मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज के लिए वो ले जा सकते हैं। अब सर्वे में क्या होता है, एंट्री रेस्ट्रिक्शन होती है। ऐसा नहीं कि रात को कभी भी चले गए सर्वे कर दिया, जब मन किया तब सर्वे कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्लेस पे सर्वे करना है तो जो बिजनेस हाउस है, बिजनेस हाउस में सर्वे किया जा सकता है। और अगर किसी और प्लेस पे सर्वे करना है तो आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट, बिजनेस एंड प्रोफेशन के प्लेस में जो बिजनेस हाउस होते हैं उस बिजनेस हाउस में सर्वे किया जा सकता है, और किसी दूसरे प्लेस में आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट सर्वे किया जा सकता है। अब जो ये तो है एंट्री की रेस्ट्रिक्शन। एग्जिट कब करेंगे, वो एग्जिट उनका जब मन करेगा, डिपार्टमेंट वालों को जब मन करेगा, उनको लगता है हाँ हमारा टाइम पास हो गया, हमने मजे ले लिया अच्छे से, तो उसके बाद वो एग्जिट कर सकते हैं। तो उनको 2 दिन बाद मन करे 2 दिन बाद कर सकते हैं, 20 दिन बाद मन करे 20 दिन बाद कर सकते हैं। लेकिन एंट्री का रेस्ट्रिक्शन है बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में बिजनेस आवर्स, अदर प्लेस के केस में आफ्टर सनराइज बिफोर सनसेट।
इसके बाद एक पॉइंट रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले चाहें तो वो किसी फंक्शन सेरेमनी इवेंट मतलब किसी शादी पार्टी वगैरह में भी सर्वे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही शादी पार्टी खत्म हो गई, कंक्लूड हो गई, उसके बाद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि फेरे चल रहे हैं बीच में चले गए, जैसे डोली वगैरह उठ गई, विदाई वगैरह हो गई, उसके बाद वो सर्वे कर सकते हैं। तो और वहाँ जाके सर्वे करके क्या कर सकते हैं, वो कोई भी पर्सन से इन्फॉर्मेशन वगैरह स्टेटमेंट वगैरह ले सकते हैं कि ये शादी कितने पैसों में हुई वगैरह वगैरह, ये पूछ सकते हैं। इसके बाद टीडीएस टीसीएस सर्वे एक और होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले टीडीएस टीसीएस का कंप्लायंस चेक करने के लिए कि टीडीएस सही से कट रहा है, टीसीएस ठीक से कलेक्ट कर रहा है सेलर, ये चेक करने के लिए सर्वे कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं अपन टीडीएस टीसीएस सर्वे। लेकिन टीडीएस टीसीएस सर्वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले दो काम नहीं कर सकते, एक तो बुक्स और डॉक्यूमेंट नहीं ले जा सकते, और दूसरा काम वो कैश स्टॉक और वैल्यूएबल आर्टिकल की इन्वेंटरी नहीं बना सकते। ये दो काम टीडीएस टीसीएस सर्वे में नहीं किए जा सकते। इसके बाद अपन ने देखा सेक्शन 133B, पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। पावर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सेक्शन क्या बोलता है, डिपार्टमेंट वाले किसी भी प्लेस पे जहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन चल रहा है, किसी भी प्लेस पे जाके जहाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन चल रहा है वहाँ जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओनली क्या कर सकते हैं, ओनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो 133B में ओनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर दे रखी है, ओनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर दे रखी है। जाएंगे कब, एंट्री क्या है, एंट्री वो बिजनेस हाउस में कर सकते हैं। एंट्री कब कर सकते हैं, बिजनेस हाउस में। तो 133 में बुक्स और डॉक्यूमेंट्स ले जाने की पावर नहीं है, ओनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर। क्या पावर है, ओनली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पावर कहाँ दे रखी है, 133B में, कि वो किसी भी बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले प्लेस पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके ले जा सकते हैं बिजनेस हाउस के बीच में, लेकिन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं ले जा सकते। इसके बाद सेक्शन 132 था पावर ऑफ सर्च एंड सीजर, जिसको रेड भी बोला जाता है, जिसको अपन रेड बोलते हैं। तो सर्च एंड सीजर की पावर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों के पास होती है, रेड डालने की पावर भी होती है। अब रेड डालने के लिए देखो सबसे पहले क्या होता है, सर्च वारंट इशू करना पड़ता है, सर्च को ऑथराइज करना पड़ता है। सर्च वारंट इशू कौन करता है, एक तो सीआईटी और हायर अथॉरिटी। सीआईटी मतलब असेसिंग ऑफिसर का पापा और उसके दादा, पापा और दादा क्या करेंगे, सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। दूसरा जो असेसिंग ऑफिसर था ना, असेसिंग ऑफिसर में जो सबसे बड़ा भाई था, कौन था बड़ा भाई, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल या जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर, जो सबसे बड़ा भाई था वो भी सर्च को इशू कर सकता है, मतलब सर्च वारंट इशू कर सकता है। लेकिन उसको सर्च वारंट इशू करने के लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए ये कंडीशन है कि उसको अगर सीबीडीटी ने एम्पावर किया तो ही कर सकता है। तो असेसिंग ऑफिसर के जो पापा और दादा हैं वो तो कर सकते हैं सर्च वारंट इशू। इसके अलावा असेसिंग ऑफिसर में जो सबसे बड़ा भाई है, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल जॉइंट डायरेक्टर, वो भी कर सकता है, लेकिन उसको सीबीडीटी ने एम्पावर किया है। दूसरा, सर्च करने के लिए किसको बोला जाएगा, सर्च करने के लिए ऑथराइज ऑफिसर को बोला जाएगा। ऑथराइज ऑफिसर कौन होगा, जो असेसिंग ऑफिसर होते हैं ना, वही कौन होते हैं, ऑथराइज ऑफिसर। छोटे मोटे ऑफिसर नहीं होते, वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं जाते, मेन कौन जाता है, वो असेसिंग ऑफिसर ही जाते हैं सर्च करने। तो असेसिंग ऑफिसर की एक टीम बनाई जाएगी और वो जाएगी, उसको उस टीम को क्या बना जाएगा, ऑथराइज ऑफिसर्स, ऑथराइज ऑफिसर्स की टीम बोला जाएगा उसको। तो असेसिंग ऑफिसर ही होते हैं ऑथराइज ऑफिसर जो सर्च करने जाएंगे। अब सर्च कब ऑथराइज की जाती है, देखो सर्च 3 केस में ऑथराइज की जाती है, 3 या 4 केस में। पहला केस बता रखा है कि अगर किसी पर्सन को 142(1) वाला नोटिस इशू हुआ, 142(1) वाला एक नोटिस जाता है जिसमें अपने पढ़ा था बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाई जाती है। तो 142(1) वाला नोटिस इशू हुआ या समन इशू हुआ 131 वाला, 131 की पावर है ना समन वाली इशू। तो 142(1) का नोटिस इशू हुआ या तो समन इशू हुआ 131 वाला, लेकिन उस असेसी ने बुक्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करी, उसको नोटिस इशू हुआ 142(1) वाला या समन इशू हुआ 131 वाला, और उससे बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवाई गई, लेकिन उस असेसी ने बुक्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करी। ऐसे असेसी की क्या की जा सकती है, सर्च की जा सकती है। दूसरा, अगर डिपार्टमेंट वालों के पास रीजन टू बिलीव है, स्ट्रॉन्ग रीजन है कि अगर डिपार्टमेंट वाले किसी पर्सन को नोटिस इशू करेंगे 142(1) का या समन इशू करेंगे 131 का, लेकिन वो पर्सन निकम्मा पर्सन है, वो कुछ भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला नहीं है, तो डिपार्टमेंट वालों के पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है कि अगर वो नोटिस इशू करेंगे 142(1) का या समन इशू करेंगे 131 का किसी पर्सन को और बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मंगवाएंगे, लेकिन वो पर्सन बुक्स एंड डॉक्यूमेंट सबमिट करने वाला नहीं है, तो भी उस पर्सन की सर्च की जा सकती है। और तीसरा, डिपार्टमेंट वालों के पास स्ट्रॉन्ग रीजन है कि किसी पर्सन के पास मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स रखे हुए हैं, किसी पर्सन के पास मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स रखे हुए हैं जो उसने डिस्क्लोज नहीं करे, जो उसकी अनडिस्क्लोज इनकम है जो उसने डिस्क्लोज नहीं करे, तो ऐसे पर्सन की सर्च की जा सकती है। या वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, या तो डिस्क्लोज नहीं करे या वो आगे डिस्क्लोज नहीं करेगा, ऐसे पर्सन की सर्च की जा सकती है। बस स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए डिपार्टमेंट वालों के पास। क्या होना चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए। अब सर्च के केस में ऑथराइज्ड ऑफिसर जो होता है, एओ जो होता है, उसके पास क्या क्या पावर होती है, तो एओ के पास क्या क्या पावर होती है, वो किसी भी बिल्डिंग, प्लेस, वेसल, व्हीकल, एयरक्राफ्ट में एंटर करके वहाँ सर्च कर सकता है जहाँ भी उसको लगता है कि बुक्स, मनी वगैरह रखी हुई हैं। दूसरा, वो किसी भी डोर, बॉक्स, लॉकर का लॉक तोड़ सकता है अगर की अवेलेबल नहीं है। तो तीसरा, वहाँ जो भी पर्सन है उनको सर्च कर सकता है। चौथा पॉइंट है, अगर बुक्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो पासवर्ड मांग सकते हैं। और पाँचवा पॉइंट है, अगर बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी जो भी मिलता है उसको, उन सबको वो सीज कर सकता है, कोई रीजन रिकॉर्ड नहीं करना, सभी चीज़ों को ले जा सकता है। ये एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे सभी चीज़ें सीज की जा सकती है, बुक्स भी सीज की जा सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स भी, मनी भी, बुलियन, ज्वेलरी, और किसी सेक्शन में नहीं की जा सकती, बस इसी सेक्शन में सीज करके वो ले जा सकता है। बस इसमें स्टॉक सीज नहीं कर सकता, एक स्टॉक के अलावा सब चीज़ें वो सीज करके ले जा सकता है।
फिजिकल सीजर कर सकता है। अब मान लो फिजिकल सीजर पॉसिबल नहीं है, वो फिजिकली उस आइटम्स को, बुक्स वगैरह को, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को, मनी बुलियन ज्वेलरी को अपने साथ नहीं ले जा पाता, तो क्या कर सकता है, स्पेशल सीजर कर सकता है। स्पेशल सीजर दो तरह के होते हैं, एक होता है डीम्ड कंस्ट्रक्टिव सीजर, दूसरा होता है प्रोहिबिटरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट। मान लो एसएससी अपने साथ नहीं ले जा पा रहा बुक्स वगैरह को, क्यों नहीं ले जा पा रहा, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, या वेट के कारण या नेचर के कारण। वॉल्यूम, वेट और नेचर, बुक्स इतनी सारी हैं कि अब ले जाए कैसे, 4 ऑफिसर आए हैं, 4 ऑफिसर से बुक्स उतनी दी, काफ़ी सारी बुक्स है, तो वो क्या कर देगा, डीम्ड या कंस्ट्रक्टिव सीजर। या मान लो एक वैल्यूएबल मशीन मिल गई, एक वैल्यूएबल मशीन, लेकिन काफ़ी भारी मशीन है, वो वैल्यूएबल मशीन है, काफ़ी भारी मशीन है, अब उसको ले जा नहीं सकते वो, तो क्या कर देंगे, डीम्ड कंस्ट्रक्टिव सीजर कर देंगे। या नेचर मान लो ऐसा है, मान लो एसएससी के घर में बॉम्ब वगैरह मिल गया, बारूद मिल गया, आरडीएक्स वगैरह मिल गया, तो अब एसएससी में खुद की डर, वो खुद डर रहा है बेचारा, ले जाएगा तो कभी फट ना जाए, तो ऐसे केस में वो क्या कर देगा, उसको डीम्ड कंस्ट्रक्टिव सीजर कर देगा। दूसरा प्रोहिबिटरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट। ये क्या होता है, मान लो वो साथ में नहीं ले जा पा रहा, उस आइटम को साथ में नहीं ले जा पा रहा जो उसको मिला है, जो एसएससी के घर पे उसको मिला है, वो साथ में नहीं ले जा पा रहा। क्यों नहीं ले जा पा रहा, कोई अदर रीजन, अदर रीजन जैसे मान लो मिस्टर ए के घर सर्च हुई, मिस्टर ए के घर सर्च हुई, अब मिस्टर ए की वाइफ ने मंगलसूत्र पहन रखा था, चूड़ियाँ पहन रखी थी, अब माना जाएगा मिस्टर ए का है। अब असेसिंग ऑफिसर उससे मांगता है मिस्टर ए की वाइफ से कि आप ये मंगलसूत्र उतारो, चूड़ियाँ उतारो, मंगलसूत्र और चूड़ियाँ उतारो। मिस्टर ए की वाइफ बोलती है ये तो मैं मेरे मायके से लाई थी, ये तो मेरे सुहाग की निशानी, मैं नहीं उतारूंगी, और जिद पड़ जाती है। अब वो मना कर देते, मैं तो नहीं दूंगी, ये तो मेरे सुहाग की निशानी है। तो ऐसे केस में इनकम टैक्स ऑफिसर वाले क्या कर देंगे, प्रोहिबिटरी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेंट कर देंगे। तो ये स्पेशल सीजर होता क्या है, इसमें जो ऑफिसर हैं, ऑथराइज्ड ऑफिसर, वो ओनर को बोल देंगे, मिस्टर ए को बोल देंगे कि जब तक हम परमिशन ना दें, जब तक हम परमिशन ना दें, आप इन असेट से डील नहीं करोगे, इनको यहीं के यही रहने दोगे, इसको किसी को बेचोगे नहीं, इनसे डील नहीं करोगे। ये होता है स्पेशल सीजर। एक तो होता है डीम्ड वाला और एक प्रोहिबिटरी वाला। अगला देखा था अपन ने, सर्च के अंदर कुछ जो सर्च होती है तो उसमें कुछ प्रेजम्पशन ली जाती है, कुछ स्ट्रॉन्ग प्रेजम्पशन ली जाती है। क्या क्या प्रेजम्पशन ली जाती है कि जो भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी बुलियन ज्वेलरी वगैरह मिला है, जो भी बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, मनी बुलियन ज्वेलरी मिला है किसी भी पर्सन के पास, वो उसी पर्सन का है, वो उसी पर्सन का है। इसके अलावा जो भी बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स मिला है उसमें जो भी लिखा हुआ है वो सबकी सब ट्रू है, वो सबकी सब ट्रू है। और तीसरा, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स में जो भी सिग्नेचर हो रखे हैं या जो भी राइटिंग लिखी हुई है, जो भी हैंड राइटिंग लिख रही है, वो जिस पर्सन की लग रही है, वहाँ सर्च में जो पर्सन मिले, जिस पर्सन की लग रही है उस पर्सन की मान ली जाती है, उस पर्सन का सिग्नेचर मान लिया जाता है। ये सर्च में प्रेजम्पशन ली जाती है, किसी और पर्सन को नहीं माना जाता, सारे जिस पर्सन की सर्च हुई उसी को माना जाता है। लेकिन मान लो साफ साफ पता चल रहा है कि जो बुक्स मिली हैं वो किसी और पर्सन की है, या जो असेट्स मिले हैं प्रूव हो जाता है कि वो किसी और पर्सन के, जिसके सर्च हुई उसके नहीं है। जैसे मान लो मिस्टर ए के घर सर्च हुई, मिस्टर ए जयपुर में रहता है, मिस्टर ए जयपुर में रहता है, तो साफ पता चल रहा है कि जो बुक्स मिली हैं वो मिस्टर बी की हैं, और मिस्टर बी रहता है मुंबई में, वो रहता है मुंबई में। और जो असेट्स मिले हैं वो साफ पता चल रहा है, मिस्टर ए ने प्रूव कर दिया कि वो मिस्टर बी के हैं, और मिस्टर बी रहता है मुंबई में। तो ऐसे केस में क्या होगा, जिस जयपुर वाले एओ ने सर्च करी, जयपुर वाले एओ ने मिस्टर ए के घर सर्च करी, वो क्या करेगा, जो बुक्स और एसेट मिले हैं, जो बुक्स और एसेट मिस्टर बी के मिले हैं, मिस्टर बी के मिले, और मिस्टर बी वाले एओ को, मिस्टर बी मुंबई में रहता है तो मुंबई वाले एओ को क्या कर देगा, हैंड ओवर कर देगा, मुंबई वाले एओ को हैंड ओवर कर देगा। फिर वो अपने अकॉर्डिंग उसको संभालेगा। और हैंड ओवर कब तक करना पड़ेगा, विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्च, विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्च, विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन सर्च। ऐसे केस में 60 दिन के अंदर अंदर वो हैंड ओवर कर देगा। वैसे तो प्रेजम्पशन की क्या ली जाती है कि जो जिसके घर मिला है उसी का है, मिस्टर ए के मिला तो मिस्टर ए का है, लेकिन बाद में प्रूव हो जाता है या साफ पता चल रहा है कि ये बुक्स मिस्टर बी की हैं या किसी और की हैं, तो ऐसे केस में जो मिस्टर ए का एओ है ना, वो उनको मिस्टर बी के एओ को हैंड ओवर कर देगा। इसके बाद है रिक्विजिशन। रिक्विजिशन क्या है, मान लो सर्च किसी और ने करी थी, आरबीआई ने करी थी, फेमा ने करी थी, या सर्च मान लो सीबीआई ने करी थी, सीआईडी ने करी थी, या नार्कोटिक्स ने करी थी, सर्च किसी और अथॉरिटी ने करी थी। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले एओ है, ऑथराइज्ड ऑफिसर, वो क्या करेगा, वो दूसरे डिपार्टमेंट वालों को बोलेगा कि अगर आपने एसएससी के साथ टाइम पास कर लिया है, एसएससी के साथ टाइम पास कर लिया, एसएससी के मजे ले लिए हैं, तो वो बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, वो बुक्स असेट्स वगैरह मुझे भेज दो ताकि मैं एसएससी के साथ टाइम पास कर सकूँ। तो मैं एसएससी के साथ टाइम पास कर लूँ, एसएससी के मजे ले सकूँ, तो आप मुझे जल्द से जल्द, एज सून एज पॉसिबल क्या कर दो, मुझे डिलीवर कर दो। ये होता है रिक्विजिशन। इसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ बुक्स एंड असेट सीज। जो बुक्स एंड असेट सीज हुई, एओ ने जो बुक्स एंड असेट सीज करी, उनका एप्लीकेशन कैसे कैसे होगा, उनका यूज़ कैसे कैसे होगा। तो जो बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स है, जो बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स वो एसएससी को वापस लौटा दी जाएंगी जिस दिन 153A का असेसमेंट कंप्लीट होगा। सर्च का असेसमेंट कहाँ होता है, 153A में। जिस दिन 153A का असेसमेंट कंप्लीट होगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर एसएससी को वापस लौटा जाएंगे। जैसे वैसे ही बुक्स काम की नहीं है वो एसएससी को वापस कर देगा एओ। लेकिन मान लो एओ इससे ज़्यादा पीरियड के लिए अपने पास रखना चाहता है, 30 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए रखना चाहता है, तो उसको अपने पापा की सीआईटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। इसके बाद मनी बुलियन ज्वेलरी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स का क्या होगा, तो इसमें दो कैटेगरी हो जाएंगी, एक एक्सप्लेन्ड एसेट, एक अनएक्सप्लेन्ड एसेट। अब एक्सप्लेन्ड एसेट क्या होती है, मान लो जिस महीने में सर्च हुई, जिस महीने में सर्च खत्म हुई, उस महीने के एंड से, या जिस महीने में एसेट सीज हुए उस महीने के एंड से 30 डेज में एसएससी ने एप्लीकेशन कर दिया और बता दिया कि ये
जो असेट है इसका नेचर बता दिया और इनका सोर्स बता दिया कि कहाँ से आए थे, उसके पास नेचर और सोर्स बता दिया और एओ को सेटिस्फाई कर दिया, तो वो बन जाएंगे एक्सप्लेन्ड एसेट। तो एओ क्या करेगा, ऐसे एक्सप्लेन्ड एसेट को एसएससी को वापस लौटा देगा अपने पापा की परमिशन लेके। पापा कौन, सीआईटी की परमिशन लेके एओ क्या करेगा, एसएससी को वापस लौटा देगा। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एसएससी का जो टैक्स बनता है, एग्जिस्टिंग जो टैक्स बन रहा है एसएससी का, वो काट के बाकी एसेट एसएससी को वापस लौटा देगा अगर एक्सप्लेन्ड एसेट है तो। और कब तक लौटाने पड़ेंगे इसको, विद इन 120 डेज फ्रॉम डेट ऑफ कंक्लूजन ऑफ सर्च। जिस दिन सर्च कंप्लीट हुई, कंक्लूड हुई, उसके 120 डेज में उसको लौटाने पड़ेगी। दूसरा, अनएक्सप्लेन्ड एसेट है, मान लो एसएससी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, 30 दिन में एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या उसने एक्सप्लेन तो किया लेकिन एओ को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, तो अनएक्सप्लेन्ड एसेट हो गए। इससे क्या होगा, अनएक्सप्लेन्ड एसेट से पहले तो एग्जिस्टिंग टैक्स लायबिलिटी जो बनती है एसएससी की वो रिकवर की जाएगी। उसके बाद 153A में जो असेसमेंट होगा, 153A के असेसमेंट के अकॉर्डिंग जितनी भी न्यू लायबिलिटी बन रही है, जितना भी नया टैक्स बन रहा है, इंटरेस्ट बन रहा है, पेनल्टी बन रहा है, वो सारी चीज़ें रिकवर की जाएंगी। तो सबसे पहले रिकवरी कैसे की जाएगी, एसएससी का जो मनी सीज हुआ है, मनी मतलब कैश सीज हुआ है, पहले तो कैश के अगेंस्ट में रिकवरी की जाएगी। लेकिन मान लो मनी शॉर्ट पड़ जाती है, टैक्स बन रहा है 80 लाख का और जो कैश सीज हुआ है वो हुआ है 50 लाख का, तो 50 लाख तो कैश से रिकवरी हो गई। बाकी रिकवरी कैसे होगी, तो एसएससी के जो एसेट है, एसएससी के एसेट सोल्ड किए जाएंगे, जो एसएससी के एसेट सीज किए उनको सोल्ड करके रिकवरी की जाएगी। और लास्ट में अगर कुछ बचता है एसएससी का, कोई भी एसेट वगैरह बचता है, कोई मनी बचती है, तो वो एसएससी को हैंड ओवर कर दी जाएगी लास्ट में, और उस पर एसएससी को इंटरेस्ट भी दे दिया जाएगा 0.5% वाला। ये होगा मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स का ट्रीटमेंट। ये था डिपार्टमेंट की पावर्स देखी अपन ने, डिपार्टमेंट में कौन कौन बंदे होते हैं वो देखे, डिपार्टमेंट की जनरल पावर देखी, स्पेशल पावर देखी। अब अपन देखते हैं एसएससी अपना असेसमेंट कैसे करता है। तो रिटर्न फाइलिंग करता है एसएससी, अब रिटर्न फाइलिंग वगैरह का क्या प्रोसीजर है वो सब चीज़ें अपन देख लेंगे। सबसे पहले अपन ने देखा सेक्शन 139(1) है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम का। ये सेक्शन बोलता है कुछ पर्सन को कंपलसरी आरओआई फाइल करनी पड़ती है, कुछ पर्सन को कंपलसरी क्या करनी पड़ती है, आरओआई फाइल करनी पड़ती है। इसमें पहला पर्सन है कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, इनको कंपलसरी फाइल करनी है रिटर्न, चाहे इन्होंने ट्रांजेक्शन किया नहीं हो, चाहे इनका लॉस आ रहा हो, चाहे इनका 1 रुपये का प्रॉफिट आ रहा हो, इनको तो कंपलसरी क्या करनी है, रिटर्न फाइल करनी है। दूसरा, कोई अदर एसएससी है, कोई भी अदर एसएससी जैसे इंडिविजुअल एचयूएस वगैरह है, तो अगर उसकी ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 54 वाली जो सीरीज है, सेक्शन 54 वाली कौन सी सीरीज है, कैपिटल गेन की याद करो, 54, 54B, 54D, EC, F, G, GA, GB, वो वाली सीरीज। तो सेक्शन 54 वाली सीरीज का एग्जेम्पशन लेने से पहले किसी की ग्रोस टोटल इनकम, किसी एसएससी की ग्रोस टोटल नहीं देखेंगे, ग्रोस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, बेसिक एग्जेम्पन लिमिट होती है ना 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख वाली, उससे ज्यादा है तो अदर एसएससी को क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर अदर एसएससी की ग्रोस टोटल इनकम सेक्शन 54 की सीरीज का एग्जेम्पशन लेने से पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो अदर एसएससी को क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद था कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है, क्या है, आरओआर, कौन सा वाला, आरओआर वाला। देखो रेजिडेंट इंडिविजुअल दो तरह के होते हैं, एक आरओआर और एक आरएनओआर। कौन से की बात हो रही है, आरओआर। कोई आरओआर है, रेजिडेंट इंडिविजुअल है, उसका इंडिया के बाहर कोई एसेट है या किसी एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, जैसे किसी कंपनी के, इंडिया के बाहर किसी कंपनी के शेयर्स है, तो कोई आरओआर है, उसका इंडिया के बाहर कोई एसेट है, इंडिया के पास कोई लैंड बिल्डिंग वगैरह है, या इंडिया के बाहर किसी एंटिटी में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है, उसकी साइनिंग अथॉरिटी उसके पास है। तो किसी आरओआर का इंडिया के बाहर कोई एसेट है या इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है, किसी आरओआर का इंडिया के बाहर कोई एसेट है या इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है, तो ऐसे आरओआर को भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे उसकी इनकम 0 रुपए की हो, फिर भी उसको क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है, कोई आरओआर है जो इंडिया के बाहर वाले एसेट का क्या है, बेनिफिशियरी है। इंडिया के बाहर जो एसेट है उसका बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी मतलब उस एसेट से उसको बेनिफिट मिल रहा है, लाभार्थी है। तो कोई आरओआर है जो इंडिया के बाहर वाले एसेट का ओनर तो नहीं है लेकिन बेनिफिशियरी है, मतलब उस एसेट से जो इनकम हो रही है उसका बेनिफिट मिल रहा है, किसको, कोई आरओआर को। तो बेनिफिशियरी है तो उस बेनिफिशियरी को भी क्या करनी पड़ जाएगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। उस बेनिफिशियरी को भी कंपलसरी रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी, चाहे बेनिफिशियरी की इनकम हो चाहे ना हो, बेनिफिशियरी को भी रिटर्न फाइल करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर जो बेनिफिशियल ओनर था, जो ओनर था उस एसेट का, इंडिया के बाहर वाले एसेट का, अगर उसने उस एसेट की इनकम अपनी रिटर्न में इंक्लूड कर ली, अगर उस पर्सन ने, बेनिफिशियल ओनर ने उस एसेट की इनकम अपने रिटर्न में इंक्लूड कर ली, तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बेनिफिशियरी को रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा 3 लोग और कवर कर रखे आगे। कोई ऐसा पर्सन है जिसने जितने भी उसके करंट अकाउंट है बैंक में या कोऑपरेटिव बैंक में, उन सभी करंट अकाउंट में मिला के 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा करवाए हैं, तो ऐसे पर्सन को भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। पूरे साल में 1 करोड़ से ज़्यादा जमा करवाए हैं सभी करंट अकाउंट में मिला के, एग्रीगेट मिला के। दूसरा, कोई ऐसा पर्सन है जिसने फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया, फॉरेन ट्रेवल पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया, उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और तीसरा, कोई ऐसा पर्सन है जिसने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा किया, कितने का, पूरे साल में 1 लाख से ज़्यादा का, उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, चाहे इनकम कितनी भी हो, इन 3 लोगों को भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद कुछ अदर एंटिटी का दे रखा है, ट्रस्ट, पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले ट्रस्ट को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 139(4) में। ये बोलता है अगर इसकी टोटल इनकम ट्रस्ट की सेक्शन 11 का एग्जेम्पशन लेने से पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। देखो ट्रस्ट वैसे तो कहाँ जाता है, अदर एसएससी वाली कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन अदर एसएससी में अपन क्या चेक करते हैं, जीटीआई चेक करते हैं बिफोर एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 वाली सीरीज का। लेकिन ट्रस्ट जो एग्जेम्पशन लेता है वो कहाँ लेता है, सेक्शन 11 में लेता है मेनली। ट्रस्ट की एग्जेम्पशन का होती है सेक्शन 11 में, तो 15% वाली होती है, एक 85% वाली। मान लो ट्रस्ट की इनकम 50 लाख आ रही है, तो वो सेक्शन 11 में कभी कभी तो 50 लाख का एग्जेम्पशन ले लेता है, उसकी इनकम कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है।
तो ऐसे जीरो जाएगी तो रिटर्न फाइल नहीं करनी। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया ट्रस्ट के लिए कि ट्रस्ट की अगर टोटल इनकम सेक्शन 11 वाला एग्जामिशन लेने से पहले, सेक्शन 11 वाला एग्जामिशन लेने से पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है तो ट्रस्ट को भी क्या करनी पड़ेगी, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। दूसरा पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी की टोटल इनकम सेक्शन 13A का एग्जामिशन लेने से पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है, पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तीसरा है काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, ट्रेड यूनियन, न्यूज एजेंसी और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह सेक्शन 10 में जिनकी इनकम एग्जाम्प्ट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वगैरह। तो ये जो सेक्शन 10 वाले इंस्टीट्यूशन होते हैं, अगर इनकी टोटल इनकम सेक्शन 10 का एग्जामिशन लेने से पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है, इनको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद सेक्शन 35 आपने पढ़ा था साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, तो उसमें आप जिसको डोनेशन देते हो या जिसको पैसा देते हो रिसर्च करने के लिए, काफ़ी सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे, रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो सेक्शन 35 में कवर्ड है उनको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। दूसरा बिजनेस ट्रस्ट, इनको भी मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, इनको भी मैंडेटरी क्या करनी पड़ती है, रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तो इन 5 लोगों को रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, अदर एसएससी में अगर किसी एसएससी की GTI सेक्शन 54 वाली सीरीज का एग्जामिशन लेने से पहले बिफोर क्या है, बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है तो उसको रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। तीसरा कोई ROR है जिसका इंडिया के बाहर कोई एसेट है या इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट है, या कोई ROR है जो इंडिया के बाहर वाले एसेट का बेनिफिशियरी है तो इनको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसके बाद अगला था कोई पर्सन है जिसने बैंक अकाउंट में, बैंक के करंट अकाउंट में पूरे साल में एग्रीगेट मिला के 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा जमा करवाए हैं, उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा कोई पर्सन ने फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख से ज़्यादा का खर्चा किया है, उसको भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। इसके अलावा किसी पर्सन ने इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा 1 लाख से ज़्यादा का किया है, उसे भी रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अदर एंटिटी में ट्रस्ट की अगर टोटल इनकम एग्जामिशन सेक्शन 11 वाला लेने से पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। पॉलिटिकल पार्टी की अगर टोटल इनकम सेक्शन 13A का एग्जामिशन लेने से पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा ट्रेड यूनियंस, न्यूज एजेंसी वगैरह जो इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं सेक्शन 10 में, उनकी टोटल इनकम सेक्शन 10 का एग्जामिशन लेने से पहले बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा है, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट को मैंडेटरी फाइल करनी पड़ेगी, बिजनेस ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट फंड को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब इसी सेक्शन में 139(1) में ड्यू डेट दे रखी है रिटर्न फाइलिंग की। तो ड्यू डेट में क्या दे रखा है, जिस पर्सन पे ट्रांसफर प्राइसिंग लगता है उसे 30 नवंबर तक टाइम दे रखा है, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। दूसरा 3 पर्सन, दूसरे में 3 पर्सन कवर्ड, एक तो कंपनी, एक कोई ऐसा पर्सन है जिसको इनकम टैक्स में ऑडिट करवानी है या किसी और लॉ में ऑडिट करवानी है, या कोई ऐसी फर्म का पार्टनर है जिसकी ऑडिट होनी है, कोई ऐसी फर्म का पार्टनर है तो उस वर्किंग पार्टनर को, ऐसी फर्म का वर्किंग पार्टनर है तो उस वर्किंग पार्टनर के लिए कंपनी। दूसरा कोई ऐसा पर्सन जिसको इनकम टैक्स में ऑडिट करवानी है, किसी और लॉ में ऑडिट करवानी है, या किसी ऐसी फर्म का वर्किंग पार्टनर जिसकी ऑडिट होनी है। तो इन 3 लोगों के लिए ड्यू डेट क्या है, 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। क्या है, 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर। और इसके अलावा अदर जो नॉर्मल लोग बच गए, जो गरीब लोग बच गए, उनके लिए क्या है, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, फिर कंपनी जिनकी ऑडिट होनी है, और तीसरा वर्किंग पार्टनर ऑफ ऑडिटेड फर्म, ऐसो के लिए 31 अक्टूबर ऑफ असेसमेंट ईयर, और अदर्स के लिए 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर। ये होती है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI। ये जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ROI होती है ये एक्सटेंड होती रहती है, वो कुछ काम का नहीं है एक्सटेंशन। तो आपको पता है CA के कैसे हाल होते हैं, क्या होते हैं, क्लाइंट के कैसे हाल होते हैं, और CA फर्म वालों के कैसे हाल होते हैं, वो हर टाइम एक्सटेंशन लेते क्या करते रहते हैं, वो आपको भी पता है। अब आते हैं अपन लॉस रिटर्न पे, सेक्शन 139(3) लॉस रिटर्न। तो ये लॉस रिटर्न क्या है, देखो अगर आपको अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, सेट ऑफ की बात कर रहा मैं, खाली कैरी फॉरवर्ड करना है, देखो सेट ऑफ तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। जो ड्यू डेट 139(1) में दे रखी है, आपको रिटर्न कंपल्सरी फाइल करनी पड़ेगी और ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। अगर आपके लॉस आ रहे हैं और अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी और कंपल्सरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कौन कौन से लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है, 5 लॉस। एक तो बिजनेस लॉस, दूसरा स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, तीसरा स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, चौथा कैपिटल लॉस और पांचवा लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स। इन लॉस को अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और रिटर्न कंपल्सरी फाइल करनी पड़ेगी और ड्यू डेट तक फाइल करनी पड़ेगी। इसके बाद बता रखा है हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो है, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो। तो अगर रिटर्न लेट फाइल करते हो तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन ऊपर के जो लॉस हैं उनको तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर आपने रिटर्न टाइम पे फाइल करिए। और सेट ऑफ करना है तो सेट ऑफ तो आप लेट फाइल करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कैरी फॉरवर्ड करने की बात हो रही है। उसके बाद जो ऊपर वाले लॉस बता रखे हैं 5 लॉस, इनको आप रिटर्न अगर लेट भी फाइल करते हो तो भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जेन्युइन रीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जेन्युइन रीजन होना चाहिए और आपको डिले कंडोन करवाना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन किसको करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट वालों को करनी पड़ेगी। अगर आपका लॉस 10 लाख तक का है, अगर आपका लॉस 10 लाख तक का है तो आपको CIT को, मतलब असेसिंग ऑफिसर के पापा को एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। लॉस 10 लाख से ज़्यादा अप टू 50 लाख है, 10 लाख से ज़्यादा अप टू 50 लाख है तो असेसिंग ऑफिसर के दादा को, CCIT जो है असेसिंग ऑफिसर का दादा है, उसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। और 50 लाख से भी ज़्यादा का लॉस आपका तो CBDT आपकी आपको रिलीफ दे सकता है, ओनली CBDT आपको माफ़ी दे सकता है, तो CBDT को आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। ये था लॉस रिटर्न। इसके बाद रिलेटेड रिटर्न, अगर मान लो आपने रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी तो आप लेट फाइल कर सकते हो।
रिटर्न को लेट फाइल कर सकते हो। लेट कब तक फाइल कर सकते हो? अप टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, अप टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवरी ईयर तक आप रिटर्न लेट फाइल कर सकते हो। लेकिन रिटर्न लेट फाइल करोगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या क्या आएंगी? आपकी एक फीस लगेगी 234 वाली, इसके अलावा आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, इसके अलावा आप लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, और इसके अलावा जो सेक्शन 80 की हेडिंग सी वाली डिडक्शन है वो डिडक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसके लिए आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ती है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें हो जाएंगी अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो तो। इसके अलावा अगला पॉइंट है रिवाइज रिटर्न, सेक्शन 139(5). अगर एसएससी को लगता है कि उसने रिटर्न में कुछ गलती कर दी या कुछ मिस्टेक कर दी या कोई ओमिशन कर दिया, कुछ गलती मिस्टेक या ओमिशन कर दिया, तो उसने जो रिटर्न फाइल करी थी ऑलरेडी उसको वो रिवाइज कर सकता है। उसने चाहे रिटर्न 139(1) में फाइल करी हो, चाहे 139(3) वाली लॉस रिटर्न फाइल करी हो, चाहे 139(4) वाली बिलेटेड रिटर्न फाइल करी हो, कोई सी भी रिटर्न उसने फाइल करी हो उसको क्या कर सकता है? रिवाइज कर सकता है। अगर एसएससी को लगता है एसएससी ने कुछ मिस्टेक कर दी, गलती कर दी, ओमिशन कर दिया तो। अब रिवाइज कब तक कर सकता है? अप टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर ईयर। अप टू एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर ईयर तक वो रिवाइज कर सकता है। अब इसमें कुछ पॉइंट रखे रिवाइज रिटर्न के। अगर एसएससी अपनी रिटर्न को रिवाइज करता है तो जो भी उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी वो सारी रिवाइज रिटर्न वाली ली जाएगी। मतलब जो ओरिजिनल रिटर्न है उसको काट दिया जाएगा, कुछ काम की नहीं रहेगी, बस एक्सेप्ट डेट को छोड़ के। मतलब जो रिवाइज रिटर्न है वो सभी एस्पेक्ट्स में ओरिजिनल रिटर्न को रिप्लेस कर देगी, डेट को छोड़ के। डेट ओरिजिनल वाली मानी जाएगी, डेट ओरिजिनल वाली मानी जाएगी, बाकी सारी चीज़ें किसकी ली जाएंगी? रिवाइज वाली ली जाएंगी। दूसरा, एसएससी कितने भी बार रिटर्न को रिवाइज कर सकता है, कोई टाइम ऐसा नहीं है कि एक बार करे 2 बार कर सकता है, कितनी भी बार वो रिवाइज कर सकता है। अगर उसके पास टाइम अवेलेबल है तो कितनी भी बार रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। इसके बाद दे रखा है रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है अगर एसएससी को इंटीमेशन मिल गया 143(1) का या रिफंड मिल गया, उसके बाद रिटर्न को रिवाइज किया जा सकता है। उसके बाद दे रखा है जो एसएससी रिटर्न को रिवाइज करेगा उसका तरीका क्या है? उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 139(5) की, रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि उसने एक प्लेन लेटर फाइल कर दिया या एक स्टेटमेंट ऑफ इनकम फाइल कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। उसको रिवाइज रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी 139(5) के अंदर, तो ही रिटर्न रिवाइज होगी। अब मान लो एसएससी एओ के सामने कोई फ्रेश क्लेम करना चाहता है, मतलब एसएससी डिडक्शन लेना भूल गया सेक्शन 80C की, 1.5 लाख की डिडक्शन 80C की लेना भूल गया एसएससी, और वो फ्रेश क्लेम कैसे करेगा एसएससी? तो ओनली एक ही तरीका है, रिवाइज आरओआई फाइल करके। एओ के सामने अगर एसएससी कोई फ्रेश क्लेम लेना चाहता है तो एक ही तरीका उसका कि वो रिवाइज आरओआई फाइल कर दे, रिवाइज आरओआई फाइल कर दे, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, जो अपीलेट अथॉरिटी है ना आईटीटी वगैरह में, उनमें वो उनके सामने फ्रेश क्लेम बिना रिवाइज आरओआई फाइल करे भी ले सकता है, लेकिन एओ के सामने कैसे ले सकता है? ओनली उसको रिवाइज आरओआई फाइल करनी पड़ेगी। अगला है डिफेक्टिव रिटर्न, सेक्शन 139(9). डिफेक्टिव रिटर्न क्या बोलती है कि 3 केस में रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा, एसएससी की रिटर्न को डिफेक्टिव मान लिया जाएगा। अगर आरओआई एसएससी ने प्रेस्क्राइब फॉर्म में फाइल नहीं करी, आईटीआर 1 में फाइल करनी थी, एसएससी ने आईटीआर 2 में फाइल कर दी, ऐसा कुछ करा, या जो आरओआई के साथ एसएससी ने जो चालान लगाता है टैक्स पेमेंट का जो चालान था वो लगाया नहीं। तीसरा, एसएससी को 44AB वाली टैक्स ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी थी, एसएससी ने सबमिट नहीं करी। अगर एसएससी इनमें से कोई डिफेक्ट करता है तो एसएससी की रिटर्न को क्या माना जाएगा? डिफेक्टिव माना जाएगा। एओ क्या करेगा ऐसे केस में? एसएससी को डिफेक्ट इंटीमेट करेगा और एसएससी को 15 दिन का या एक्सटेंडेड टाइम देगा उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए, 15 डेज या एक्सटेंडेड टाइम देगा उस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। अगर एसएससी जितना टाइम दिया गया है उस टाइम में एसएससी डिफेक्ट को ठीक नहीं करता तो उसकी रिटर्न को क्या मान लिया जाएगा? इनवैलिड मान लिया जाएगा। इनवैलिड मतलब वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो मतलब ऐसा माना जाएगा कि एसएससी ने रिटर्न फाइल ही नहीं करी और उसकी रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाएगा। अगला सेक्शन 139(a) परमानेंट अकाउंट नंबर का है। ये बोलता है 4 लोगों को कंपलसरी पैन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पहला, कोई भी पर्सन जिसको टैक्स पे करना है या जिसको भी रिटर्न फाइल करनी है, मतलब जिसकी भी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा आ जाती है, जिसको भी टैक्स पे करना होता है, जिसको भी रिटर्न फाइल करनी होती है, आरओआई फाइल करनी होती है, उसको पैन के लिए अप्लाई करना होता है। दूसरा, कोई भी पर्सन जो बिजनेस एंड प्रोफेशन कर रहा है और उसका टर्नओवर या ग्रोस रिसीट 5 लाख से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा है, उसको पैन के लिए अप्लाई करना होता है। तीसरा, ट्रस्ट को पैन के लिए अप्लाई करना होता है। और चौथा, कोई रेजिडेंट पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल, रेजिडेंट पर्सन है अदर देन इंडिविजुअल जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है कितने रुपए के? 2.5 लाख या उससे ज़्यादा के, 2.5 लाख या उससे ज़्यादा के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहा है, तो उस रेजिडेंट पर्सन को भी पैन के लिए अप्लाई करना होता है। और उस रेजिडेंट पर्सन के जो डायरेक्टर, पार्टनर और प्रिंसिपल ऑफिसर है, उस रेजिडेंट पर्सन के जो डायरेक्टर है, जो पार्टनर है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है, उनको भी पैन के लिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद रखा है आप पैन को अप्लाई करके क्या करोगे? पैन को आपको कोड करना होता है, पैन की कॉपी लगानी होती है या पैन को आपको कोड करना होता है। कहाँ का कोड करना होता है? जो भी आप रिटर्न फाइल करते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, उन सभी रिटर्न में कोड करना होता है। दूसरा, जो भी टैक्स पेमेंट का जो चालान होता है, टैक्स पेमेंट का जो चालान होता है उसमें आपको कोड करना होता है। तीसरा, जो आपने स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन करे हैं उनके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी इनवॉइस है, जो भी बिल है स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के, उसमें आपको कोड करना होता है। अब आप बोलोगे स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? तो काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, एक बार पढ़ना हो तो पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक है सेल और परचेज ऑफ मोटर व्हीकल अदर देन 2 व्हीलर। एक है अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हो बैंक या कोऑपरेटिव बैंक में, या अगर आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करने के लिए एप्लीकेशन करते हो, डीमेट अकाउंट खोलने के लिए एप्लीकेशन करते हो। इसके अलावा
होटल या रेस्टोरेंट को वन टाइम पेमेंट करते हो 50,000 से ज़्यादा का कैश में। इसके अलावा अगर आप फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन करेंसी परचेज करने के लिए वन टाइम पेमेंट करते हो 50,000 से ज़्यादा का कैश में। इसके अलावा म्यूचुअल फंड को आप यूनिट्स परचेज करने के लिए पेमेंट करते हो 50,000 से ज़्यादा का वन टाइम कैश में। इसके अलावा आप कंपनी या इंस्टीट्यूशन को डिबेंचर या बॉन्ड्स परचेज करने के लिए 50,000 से ज़्यादा का वन टाइम पेमेंट करते हो, या आप बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक वगैरह में सिंगल डे में 50,000 से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करवाते हो, या आप LIC प्रीमियम पे करते हो पूरे साल में 50,000 से ज़्यादा का, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज या सेल करते हो 10 लाख से ज़्यादा की, या आप कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज या सेल करते हो 2 लाख पर ट्रांजेक्शन, एक्सीडिंग 2 लाख पर ट्रांजेक्शन, तो इन सब केस में आपको पैन की कॉपी लगानी पड़ती है, पैन को कोड करना पड़ता है। इसके बाद था आधार नंबर, सेक्शन 139AA। सभी पर्सन को आधार नंबर कोड करना पड़ता है। कहाँ का कोड करना पड़ता है? जब वो पैन के लिए एप्लीकेशन करेंगे, जिनके पास पैन आ गया उनकी तो बातें अलग है, लेकिन जो पैन ले रहे हैं तो उनको अब पैन के लिए एप्लीकेशन करने में पहले आधार नंबर कोड करना पड़ेगा। और दूसरा, जब वो रिटर्न फाइल करेंगे, ROI फाइल करने में भी आधार नंबर अब कोड करना पड़ेगा। लेकिन मान लो आधार नंबर अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे पर्सन को जो आधार एप्लीकेशन फॉर्म की एनरोलमेंट ID होती है, आधार एप्लीकेशन फॉर्म की जो एनरोलमेंट ID होती है वो कोड करनी पड़ती है। इसके अलावा सभी पर्सन को अपने आधार नंबर को पैन से लिंक करवाना है 31 मार्च 2021 तक। अगर नहीं करवाओगे तो पैन क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा, पैन इनएक्टिव हो जाएगा। तो आधार नंबर को पैन से लिंक करवाना है। इसके बाद दे रखा है जो 139AA वाला आधार नंबर वाला प्रोविजन है, ये 4 लोगों पे अप्लाई नहीं होता। 4 लोग कौन कौन? एक ऐसे पर्सन जो आसाम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में है, आसाम, जम्मू कश्मीर और मेघालय में है, उन पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, कोई नॉन रेजिडेंट है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। तीसरा, कोई 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज का है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। चौथा, कोई नॉन सिटीजन है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। अगला सेक्शन 139B, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर क्या है? कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन बता रखे हैं जो अपनी रिटर्न TRP के थ्रू फाइल करवा सकते हैं। अब TRP कौन होते हैं? दुकानदार नहीं होते कि रिटर्न फाइल करते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये में। तो ये ग्रेजुएट होते हैं, ये साइंस ग्रेजुएट, को कॉमर्स ग्रेजुएट, कोई भी दुकान खोल के बैठ जाता है। तो TRP के थ्रू कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अभी ये स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन कौन होते हैं? कोई भी पर्सन, 2 लोगों को छोड़ के। 2 लोग कौन? एक तो कंपनी नहीं करवा सकती इनके थ्रू रिटर्न फाइल, और दूसरा कोई भी पर्सन है जिसकी ऑडिट होनी है, या तो इनकम टैक्स में या किसी और लॉ में, तो ऐसे लोग TRP से रिटर्न फाइल नहीं करवा सकते। वैसे ये लोग हैं ना, ये बड़े लोग जो हैं, कंपनी या ऑडिट वाले लोग, ये वैसे भी CA से या एडवोकेट से रिटर्न फाइल करवाते हैं, TRP से करवाते हैं। TRP में कौन जाता है? जो गरीब लोग होते हैं वो TRP के पास जाते हैं, क्योंकि TRP 500 रुपये लेता है, CA 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार लेता है। तो ये होता है TRP में। अब TRP होता कौन है? देखो, TRP ओनली इंडिविजुअल हो सकता है। TRP कौन हो सकता है? ओनली इंडिविजुअल हो सकता है जिसको CBDT ने परमिशन दी है। CBDT इसका एग्जाम लेती है और इसको सर्टिफिकेट देती है इंडिविजुअल को। तो TRP ओनली इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन 4 लोगों को छोड़ के। 4 लोग TRP कभी नहीं बन सकते। 4 लोग TRP कौन कौन नहीं बन सकते? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट TRP नहीं बन सकता, दूसरा लीगल प्रैक्टिसर TRP नहीं बन सकता, तीसरा ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड बैंक TRP नहीं बन सकता, और चौथा एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन। जो स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन है उनका एम्प्लॉय भी TRP नहीं बन सकता। चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन सकता, दूसरा एडवोकेट नहीं बन सकता, तीसरा ऑफिसर ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, और चौथा एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, ये TRP नहीं बन सकते। इसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ रिटर्न। पहले इसको साइनिंग ऑफ रिटर्न भी बोलते थे। सेक्शन 140 की रिटर्न को कौन वेरीफाई करेगा, कौन साइन करेगा? तो इंडिविजुअल के केस में वो खुद करेगा। अगर इंडिविजुअल इंडिया में प्रेजेंट नहीं है या मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, उसका दिमाग खराब है, अनसाउंड माइंड का है, तो जो भी पर्सन उसके बिहाफ पे कंपिटेंट है वेरीफाई करने के लिए, वो वेरीफाई कर देगा। HUF के केस में कर्ता वेरीफाई करेगा। कर्ता इंडिया में प्रेजेंट नहीं है, कर्ता का दिमाग खराब है, कर्ता मेंटली इनकैपेसिटेटेड है, तो कोई भी अडल्ट मेंबर जो HUF का है वो कर देगा। पार्टनरशिप के केस में मैनेजिंग पार्टनर करेगा। अगर मैनेजिंग पार्टनर नहीं है तो कोई भी अडल्ट पार्टनर कर देगा। LLP के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर करेगा। कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है तो कोई भी पार्टनर कर देगा। कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर करेगा। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर कर देगा। कंपनी लिक्विडेशन में तो लिक्विडेटर करेगा। अगर कंपनी के अगेंस्ट में कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की एप्लीकेशन एडमिट हो गई है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल करेगा। पॉलिटिकल पार्टी के केस में CEO करेगा। लोकल अथॉरिटी के केस में उसका प्रिंसिपल ऑफिसर करेगा। और एनी अदर पर्सन के केस में जो भी पर्सन कंपिटेंट है वेरीफाई करने के लिए वो वेरीफाई कर देगा। ये रिटर्न को वेरीफाई करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। अगर रिटर्न वेरीफाई नहीं होती, साइन नहीं होती, तो रिटर्न को इनवैलिड माना जाता है। अगला प्रोविजन है सेल्फ असेसमेंट। अब इंडिविजुअल अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करेगा सेक्शन 140A में। तो जब रिटर्न फाइल करेगा तब एसएससी की क्या आ जाएगी, पता चल जाएगा। जो भी एसएससी है, एसएससी को पता चल जाएगा कितना उसका टैक्स ड्यू बन रहा है। तो ड्यू टैक्स को वो पे करेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड फीस। अगर उसका कोई इंटरेस्ट बन रहा है 234A B C का, या कोई फीस बनती है 234E F वगैरह की, तो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एंड फीस जो भी ड्यू टैक्स बनता है वो पे कर देगा। लेकिन मान लो एसएससी शॉर्ट पेमेंट करता है, रिटर्न फाइल करते टाइम शॉर्ट पेमेंट करता है, तो जो अमाउंट उसने पे करी पहले एडजस्ट होगी फीस की तरफ, फिर इंटरेस्ट की तरफ, और फिर बैलेंस टुवर्ड टैक्स। पहले फीस की तरफ एडजस्ट होगी, फिर इंटरेस्ट की तरफ, और लास्ट में बैलेंस होगा टैक्स की तरफ एडजस्ट। ये था एसएससी का सेल्फ असेसमेंट। अब इसके बाद अपन देखेंगे डिपार्टमेंट एसएससी का असेसमेंट कैसे करता है। डिपार्टमेंट एसएससी का असेसमेंट कैसे करता है, असेसमेंट प्रोसीजर बाय डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले इसमें दे रखा है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। डिपार्टमेंट असेसमेंट करने से पहले इंक्वायरी कर सकता है सेक्शन 142 वाली इंक्वायरी क्या होती है? 142 में डिपार्टमेंट एक नोटिस भेजता है 142(1) में, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), नोटिस अंडर सेक्शन 142(1). अब ये नोटिस क्यों भेजता है?
दो चीज़ों के लिए भेजता है, एक तो रिटर्न के लिए, एक बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। एक रिटर्न के लिए, एक बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन, एक रिटर्न, एक बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन, RBI, इन चीज़ों के लिए रिटर्न ये नोटिस भेजता है। रिटर्न के लिए अगर मान लो एसएससी ने रिटर्न फाइल नहीं करी 139(1) में, टाइम पे फाइल नहीं करी और उसको रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी थी और उसने टाइम पे फाइल नहीं करी, तो एओ क्या कर सकता है, उसको नोटिस भेज सकता है 142(1) वाला, 142(1) वाला नोटिस भेज सकता है कि एसएससी को बोल सकता है कि तू रिटर्न भेज, तू रिटर्न फाइल कर, तेरे को रिटर्न फाइल करने का कंपलसरी, तू रिटर्न फाइल कर। मान लो एसएससी इस नोटिस को कंप्लाई नहीं करता, रिटर्न वाले नोटिस को कंप्लाई नहीं करता, तो एओ क्या कर सकता है एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है 144 में। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अभी अपन पढ़ेंगे, वो एओ कर सकता है 144 में। दूसरा नोटिस आ सकता है बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मंगवाने के लिए। एओ असेसमेंट करने के लिए, एसएससी का असेसमेंट करने के लिए एओ नोटिस भेज सकता है। अब ये नोटिस कब आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जब असेसमेंट होता है ना, उसी के साथ असेसमेंट वाले नोटिस के साथ ही आ जाता है। तो बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मंगवाने के लिए वो नोटिस भेज सकता है, असेसमेंट करने के लिए, एसएससी की चेकिंग करने के लिए। अब एओ नोटिस में क्या क्या मंगवा सकता है, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, एक तो प्रीवियस ईयर और उससे पिछले 3 साल की, मैक्सिमम पिछले 3 साल तक की बुक्स एंड डॉक्यूमेंट मंगा सकता है, मैक्सिमम पिछले 3 साल तक की बुक्स एंड डॉक्यूमेंट मंगा सकता है। दूसरा कोई भी इन्फॉर्मेशन मंगा सकता है असेट्स एंड डिटेल की, असेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल मंगा सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन और असेट्स एंड लायबिलिटी की डिटेल वगैरह वो मंगवा सकता है। तो 142(1) का नोटिस आता है, एक रिटर्न मंगवाने के लिए, बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मंगवाने के लिए। रिटर्न मंगवाने के लिए आता है अगर एसएससी कंप्लाई नहीं करता, एसएससी का हो सकता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन मंगवाने के लिए नोटिस आता है अगर एसएससी को कंप्लाई नहीं करता, तो एसएससी के सर्च की जा सकती है, रेट डाली जा सकती है। हमने पढ़ा था ना 142(1) का नोटिस, अगर एसएससी कंप्लाई नहीं करता तो एसएससी की क्या डाली जा सकती है, रेट डाली जा सकती है। तो ये था 142(1) का नोटिस। इसको एसएससी को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसको लाइटली लिया तो एसएससी के साथ आगे जाके दिक्कतें होने वाली है। दिक्कतें क्या होने वाली है, तो उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाएगा या उसके रेट डाली जा सकती है। अब आते हैं अपन आगे। एक होता है सेक्शन 142(2) है, ऑडिट बाय डिपार्टमेंट। जैसे मान लो असेसमेंट चल रहा है एसएससी का, एसएससी की चेकिंग वगैरह चलती है, असेसमेंट चल रहा है। अब डिपार्टमेंट वाले हैं ना, एसएससी की ऑडिट करवा सकते हैं, एसएससी की स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं। डिपार्टमेंट वाले खुद करवाएंगे, वो 44AB वाली ऑडिट नहीं हो रही यहाँ पे, ये डिपार्टमेंट वाले खुद करवाएंगे। डिपार्टमेंटल ऑडिट हो रही है, रेवेन्यू ऑडिट हो रही है, तो डिपार्टमेंट वाले खुद ऑडिट करवा सकते हैं। एओ क्या चाहे तो एसएससी की ऑडिट करवा सकता है। जब एसएससी का केस चल रहा है तो किसी भी स्टेज पे, स्टार्टिंग में, मिड में या एंड में, एसएससी की ऑडिट करवा सकता है। अगर एओ को क्या लगता है एसएससी के जो बुक्स एंड अकाउंट्स हैं, जो भी एसएससी के अकाउंट्स है वो कम्प्लेक्सिट है, कम्प्लेक्सिट मतलब उसमें मैनिपुलेशन हो रखा है। दूसरा एसएससी के अकाउंट्स है वो उनका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा एओ को एसएससी के अकाउंट्स के करेक्टनेस पे डाउट हो रखा है। और चौथा एसएससी ने एक ही ट्रांजैक्शन को 4-4, 5-5 बार रिकॉर्ड कर रखा है, मल्टीपल एंट्रीज कर रखी है, एक ही ट्रांजैक्शन को 4-4, 5-5 बार रिकॉर्ड कर रखा है। तो ऐसे केस में एओ चाहे तो क्या कर सकता है, स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन कब देगा, अगर वो स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन रेवेन्यू के फेवर में, रेवेन्यू मतलब डिपार्टमेंट वालों के फेवर में, मतलब स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन से क्या होगा, एसएससी की इनकम बढ़ेगी, एसएससी की चोरी पकड़ी जाएगी। अगर ऐसा लगता है एओ को तो डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा डायरेक्शन कैसे दे सकता है एओ, उसको अपने पापा की परमिशन लेनी पड़ेगी। पापा कौन, सीआईटी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट है डायरेक्शन देने से पहले, स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन देने से पहले एक बार एओ को, एसएससी को क्या देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट दे रखा है, अगर मान लो एसएससी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिट हो चुकी हैं 44AB में या अदर लॉ में, तो भी स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दी जा सकती है, क्योंकि वो ऑडिट अलग है, ये ऑडिट अलग है। इसके अलावा यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा, यहाँ एसएससी का सीए ऑडिट नहीं करेगा, यहाँ सीआईटी वाला सीए ऑडिट करेगा। सीआईटी क्या करेगा, यहाँ सीए को नॉमिनेट करेगा, जो एसएससी का पापा है वो सीए को नॉमिनेट करेगा और वो ऑडिट करेगा। अब इस सीए की सैलरी कौन पे करेगा, इस सीए का जो रिम्यूनरेशन बनता है, जो फीस बनती है कौन पे करेगा, तो जो रिम्यूनरेशन बनता है सीए का, इस ऑडिटर का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। कौन पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, एसएससी पे नहीं करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। अब एसएससी को क्या करना है, उस सीए से, डिपार्टमेंट वाला जो सीओ से ऑडिट रिपोर्ट लेनी है और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है एसएससी को। कब तक सबमिट करनी है, जितना टाइम एओ ने अलाउड किया है, जितना टाइम 30 दिन दिया 30 दिन में, 50 दिन दिए 50 दिन में, या एओ ने एक्सटेंड कर दिया, एओ ने मान लो 50 दिन से 80 दिन कर दिया तो 80 दिन में कर देगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो हो सकता है, जितना टाइम अलाउड किया प्लस एक्सटेंशन सब मिला के जो मैक्सिमम टाइम हो सकता है वो हो सकता है 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट। मैक्सिमम टाइम कब तक सबमिट करना पड़ेगा, 180 डेज फ्रॉम डेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्पेशल ऑडिट, ये मैक्सिमम टाइम हो सकता है। इसके बाद दे रखा है, मान लो एसएससी अगर स्पेशल ऑडिट नहीं करवाता या स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं करता, तो ऐसे केस में एओ चाहे तो एसएससी का क्या कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है 144 में। क्या कर सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 144 में कर सकता है। फिर अपन ने देखा रेफरेंस टू वैल्यूएशन ऑफिसर 142A वाला। एओ असेसमेंट करने के लिए, असेसमेंट करते वक्त या असेसमेंट करने के लिए एसएससी की वैल्यू निकलवाना चाहता है, एसएससी के असेट की, एसएससी के प्रॉपर्टी की, एसेट की, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एसएससी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकलवाना चाहता है, तो वो उस केस को वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या कर सकता है, रेफर कर सकता है। ये वो वैल्यूएशन ऑफिसर नहीं है जो अपन ने कैपिटल गेन में देखा था, वो कैपिटल गेन वाला वैल्यूएशन ऑफिसर अलग था, ये वाला अलग है। तो एओ असेसमेंट करने के लिए अगर एसएससी की उसको वैल्यू निकलवानी है एसेट की, प्रॉपर्टी की या इन्वेस्टमेंट की, तो केस को कहाँ रेफर कर सकता है, वो वैल्यूएशन ऑफिसर को। अब वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर करता है तो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, एसएससी के एसेट वगैरह की वैल्यू निकालेगा और वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के सेंड करेगा, एओ को सेंड करेगा और एसएससी को सेंड करेगा। कब तक सेंड करनी पड़ेगी, जिस महीने में वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफरेंस मिला, जिस महीने में वैल्यूएशन ऑफिसर के पास केस आया, उस महीने के एंड से 6 महीने के अंदर, उस महीने के एंड से 6 मंथ के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। एओ इसके बाद चाहे तो उस रिपोर्ट को कंसीडर कर सकता है, अगर वो रिपोर्ट को कंसीडर करता है तो एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, चाहे तो कर सकता है यहाँ पे।
बाइंडिंग नहीं है वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट यहाँ एओ के ऊपर। एओ चाहे तो उसको क्या कर सकता है, कंसिडर कर सकता है। ये था 142A। अब आते हैं अपन असेसमेंट कैसे होता है, क्या होता है। सबसे पहले दे रखा है 143(1) प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न इंटीमेशन या समरी असेसमेंट। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न इंटीमेशन या समरी असेसमेंट इस सेक्शन को बोलते हैं। ये 143(1) क्या है, इसमें क्या होता है, जो भी इंडिया में जितनी भी रिटर्न फाइल होती है, जैसे मान लो 6 करोड़ 6.5 करोड़ रिटर्न जो भी फाइल होती है इंडिया में, उस सारी रिटर्न की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। 100% रिटर्न की क्या होती है, हमें प्रोसेसिंग होती है 143(1) में। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है, और अगर रिटर्न में ये 5 दिक्कतें हैं तो इनको ठीक कर दिया जाता है। कंप्यूटर में सभी रिटर्न की क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है। इसे ही क्या बोला जाता है, समरी असेसमेंट। इसमें एओ असेसमेंट कुछ नहीं करता, इसमें कंप्यूटर में एक तरीके से प्रोसेसिंग होती है, और अगर उन रिटर्न में ये एडजस्टमेंट, ये अगर एरर मिलते हैं, 5 एरर मिलते हैं, तो इनको एडजस्ट कर दिया जाता है। कौन कौन से एरर, कोई एरिथमेटिकल एरर मिलता है, कोई कैलकुलेशन एरर मिलता है, ठीक कर दिया जाता है। दूसरा, कोई इनकरेक्ट क्लेम मिलता है। इनकरेक्ट क्लेम मतलब आइटम इनकंसिस्टेंट विद अनदर एंट्री। जैसे मान लो डेप्रिसिएशन चार्ट में एसएससी ने डेप्रिसिएशन निकाला 20 लाख का, और जब लेस किया उसने डेप्रिसिएशन वो 25 लाख कर दिया या 15 लाख कर दिया, ये होता है इनकरेक्ट क्लेम। या दूसरा, डिडक्शन की लिमिट है एटीसी में 1.5 लाख की, एसएससी ने 2 लाख का डिडक्शन ले लिया। या सैलरी में डिडक्शन की लिमिट 50,000 की, एसएससी ने 60,000 का डिडक्शन ले लिया, तो ऐसा कोई इनकरेक्ट क्लेम किया उसको ठीक कर दिया जाता है। तीसरा, इन्फॉर्मेशन नॉट फर्निश। मान लो एसएससी ने डोनेशन दिया, और डोनेशन के लिए मान लो इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ती है, और एसएससी ने डिडक्शन ले लिया बिना इन्फॉर्मेशन फर्निश करे, तो ऐसे डोनेशन वगैरह को हटा दिया जाता है जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने फर्निश नहीं करी, तो इनकरेक्ट क्लेम को ठीक कर दिया जाता है। इसके अलावा मान लो एसएससी ने लास्ट ईयर की रिटर्न लेट फाइल करी थी, और लास्ट ईयर पीजीबीपी हेड का लॉस था। अब लास्ट ईयर की रिटर्न लेट फाइल करी थी, एसएससी उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता क्योंकि रिटर्न टाइम पे फाइल करनी पड़ती है। एसएससी ने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया और इस साल सेट ऑफ मार दिया, तो ऐसे लॉस को डिसअलाउ कर दिया जाता है। इसके बाद ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर ने कुछ खर्चे डिसअलाउ करे थे, 48(2), 43 वगैरह वगैरह में कुछ खर्चे डिसअलाउ करे थे, लेकिन एसएससी ने उन खर्चों का भी डिडक्शन ले लिया। आरओआई में एसएससी ने उस खर्चों का डिडक्शन ले लिया, तो ऐसे खर्चों को डिसअलाउ कर दिया जाता है। और लास्ट में मान लो एसएससी ने रिटर्न लेट फाइल करी और एसएससी ने 10AA का और 80IA से लेकर के 80IE सेक्शन का डिडक्शन ले लिया, 80IA से लेकर के 80IE वगैरह सेक्शन का डिडक्शन ले लिया, तो ऐसे डिडक्शन को डिसअलाउ कर दिया जाता है। ये 5 एडजस्टमेंट कर दिए जाते हैं। क्या क्या, अरिथमेटिकल एरर ठीक कर दिया जाता है, इनकरेक्ट क्लेम को हटा दिया जाता है। एसएससी ने अगर लॉस का डिडक्शन ले लिया और रिटर्न लेट फाइल करी थी, तो ऐसे लॉस को ठीक कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई खर्चे ऑडिटर ने डिसअलाउ करे थे, लेकिन एसएससी ने उनका डिडक्शन ले लिया, उसको हटा दिया जाता है। इसके अलावा एसएससी ने 10AA 80IA से लेकर के 80IE सेक्शन का डिडक्शन ले लिया, जबकि एसएससी ने रिटर्न लेट फाइल करी, तो ऐसे डिडक्शन को हटा दिया जाता है। ये एडजस्टमेंट एसएससी के रिटर्न में कर दिए जाते हैं। इसे बोलते हैं अपन प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न या इंटीमेशन या समरी असेसमेंट। इसके बाद एसएससी एओ क्या करता है, प्रोसेसिंग होने के बाद एसएससी के पास इंटीमेशन जाती है, ड्राफ्ट इंटीमेशन जाती है। या तो रिफंड बनता है एसएससी का, या डिमांड बनती है। रिफंड भी बन सकता है, डिमांड भी बन सकती है। क्या पता ये एडजस्टमेंट एसएससी की फेवर में चले जाएं, कोई एरिथमेटिकल एरर ऐसा हुआ है जिससे एसएससी की इनकम कम हो गई, तो ऐसा हो सकता है। तो इंटीमेशन एसएससी को भेजा जाता है रिफंड के लिए, डिमांड के लिए, और उसको एसएससी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, एसएससी को उसका रेस्पॉन्ड करना पड़ता है 30 डेज के अंदर एसएससी को रेस्पॉन्ड करना पड़ता है। अगर एसएससी रेस्पॉन्ड कर देता है या नहीं करता, तो उसके बाद फाइनल इंटीमेशन एसएससी के पास आ जाती है। कब तक आ जाती है, जिस ईयर में एसएससी ने रिटर्न फाइल करी थी, उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर फाइनल इंटीमेशन एसएससी के पास आ जाती है। ये था 143(1) जो समरी असेसमेंट होता है, जो कंप्यूटर के थ्रू होता है। इसके बाद आता है स्क्रूटनी असेसमेंट। अब इंडिया में क्या होता है, स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। स्क्रूटनी असेसमेंट पहले क्या होता था, कुछ साल पहले सभी लोगों का होता था, जब काफ़ी कम रिटर्न लोग भरते थे, लेकिन आजकल 6-7 करोड़ लोग इंडिया में रिटर्न फाइल करते हैं, तो सभी का करना पॉसिबल नहीं है। तो स्क्रूटनी असेसमेंट क्या होता है, उन 6-7 करोड़ लोगों में से 2-3% लोग जो महान लोग होते हैं, उनको कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, सैम्पलिंग बेसिस पे सेलेक्ट किया जाता है, और उनका क्या किया जाता है, उनकी चेकिंग की जाती है। स्क्रूटनी के बेस पे उनकी क्या की जाती है, चेकिंग की जाती है, उनकी स्क्रूटनी की जाती है। अब ये स्क्रूटनी असेसमेंट कैसे करता है एओ, ये अपन देखते हैं। ये एओ करता है, कैसे करता है चेकिंग उनकी। सबसे पहले उसको नोटिस भेजना पड़ता है, उस एओ को क्या करना पड़ता है, नोटिस भेजना पड़ता है 143(2) का नोटिस भेजना पड़ता है एसएससी को नोटिस सर्व करना पड़ता है 143(2) का। और कब तक सर्व करना पड़ता है, जिस ईयर में एसएससी ने रिटर्न फाइल करी थी, उस ईयर के एंड से 6 मंथ के अंदर नोटिस सर्व करना पड़ता है। अब इसमें एक नोट और दे रखा है, जो अपन ने 143(1) की प्रोसेसिंग देखी थी, जो कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेसिंग होती है, अगर मान लो 143(2) का नोटिस आ गया, उसके बाद भी जरूरी है क्या प्रोसेसिंग करना। हाँ, वो प्रोसेसिंग तो हमेशा होगी, वो प्रोसेसिंग तो हमेशा करना क्या है, जरूरी है। वो प्रोसेसिंग तो अगर मान लो किसी के पास 143(2) का नोटिस भी आ गया, तो उसकी भी प्रोसेसिंग होगी, तो उसकी भी 143(1) में प्रोसेसिंग तो होगी। इसके बाद बता रखा है एओ को नोटिस भेजना पड़ता है 143(2) का, सर्व करना पड़ता है 6 महीने के अंदर। उसके बाद अब एओ स्क्रूटनी का असेसमेंट कैसे करेगा, वो बता रखा है 143(3) में 143(3) में बता रखा है। एओ नोटिस भेजेगा 143(2) का, एसएससी से इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा, डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, एविडेंस मंगवाएगा। एसएससी क्या करेगा, डिपार्टमेंट में जाके एओ को वो इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस पकड़ा देगा, और उनको देख के एओ क्या कर देगा, अपने अकॉर्डिंग एसएससी की इनकम या लॉस निकाल देगा। एसएससी की इनकम या लॉस अपने अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर देगा, और एसएससी का जितना भी टैक्स पेबल बनता है वो निकाल देगा, या रिफंडेबल बनता है वो भी निकाल देगा। इस सेक्शन में ये एक ऐसा स्क्रूटनी का सेक्शन है, एक ऐसा असेसमेंट का सेक्शन है जो एओ करता है, जिसमें एओ चाहे तो रिफंड भी निकाल सकता है एसएससी का, मतलब एसएससी की फेवर में भी स्क्रूटनी कर सकता है। जैसे मान लो एसएससी ने 50 लाख की इनकम बताई,
रिटर्न में, और एओ ने कर दे 70 लाख, ये तो कर ही सकता है, 50 को 50 भी रहने दे सकता है, ये भी कर सकता है, 50 को 40 भी कर सकता है इस वाले सेशन में, लेकिन ऐसा करता नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में, लेकिन कर सकता है, यहाँ पे पावर है उसके पास। मान लो एसएससी बेचारे ने गलती से कोई खर्चे को डिडक्शन लेना भूल गया एसएससी, या कुछ डिडक्शन लेना भूल गया, तो एओ यहाँ उसको दे सकता है और उसकी इनकम को कम भी कर सकता है इस स्क्रूटनी में। तो ये डिपार्टमेंट की फेवर में भी हो सकती है और एसएससी की फेवर में भी हो सकती है, लेकिन मेनली डिपार्टमेंट की फेवर में ही होती है स्क्रूटनी। इसके बाद दे रखा है अब एओ को अपना ऑर्डर कब तक पास करना पड़ेगा या एओ को अपना असेसमेंट कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से, जिस असेसमेंट ईयर की एओ स्क्रूटनी कर रहा है या जिस प्रीवियस ईयर की स्क्रूटनी कर रहा है एओ, उसका जो असेसमेंट ईयर है उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से, उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर, 12 मंथ के अंदर अंदर एओ क्या कर सकता है, अपना ऑर्डर पास कर सकता है। 12 महीने के अंदर अंदर एओ को अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा, 12 महीने में एओ को अपना असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसमें एक नोट दे रखा है, मान लो एओ कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन की स्क्रूटनी कर रहा है जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, सेक्शन 1023C में है या सेक्शन 1022 में, सेक्शन 1021 वगैरह में रजिस्टर्ड है, ट्रेड यूनियन है या कोई एसोसिएशन है या कोई स्कूल कॉलेज है, उसकी स्क्रूटनी कर रहा है। अब एओ उसको सेक्शन 10 का एग्जाम्शन नहीं देना चाहता, एओ उसको सेक्शन 10 का एग्जाम्शन नहीं देना चाहता, तो ऐसा एओ कर सकता है स्क्रूटनी में, उसका सेक्शन 10 का एग्जाम्शन विड्रॉ कर सकता है, सेक्शन 10 का एग्जाम्शन उसको नहीं दे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन कब पॉसिबल है, अगर एओ को लगता है कि उस इंस्टीट्यूशन ने जो अपनी एक्टिविटी करी है वो वायलेशन में करी है, मतलब जो प्रोविजंस है, प्रोविजंस का वायलेशन किया उस इंस्टीट्यूशन ने, और साथ में एओ ने क्या कर दिया, उस वायलेशन के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेशन कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया, और दूसरा उस इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल विड्रॉ हो गई, उस इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल विड्रॉ हो गई। तो ऐसे केस में एओ क्या कर सकता है, उसको कौन सा इंस्टीट्यूशन जो सेक्शन 10 में कवर्ड है उसका ऑर्डर, उसका 143 का ऑर्डर बिना एग्जाम्शन दिए, बिना सेक्शन 10 के एग्जाम्शन दिए पास कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, एओ को पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि उस इंस्टीट्यूशन ने ऐसा क्या वायलेशन किया है, ऐसा क्या कंट्रावेंशन किया है, क्या वायलेशन किया है। दूसरा, जब तक उस इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल विड्रॉ नहीं हो जाती एओ को, तब तक वेट करना पड़ेगा, तब तक एओ को वेट भी करना पड़ेगा। इसके बाद है 144 बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, इसको अपन एक्स पार्टी असेसमेंट भी बोलते हैं। जब एसएससी डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करता तो ऐसे केस में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाता है इन 4 केस में। 4 केस कौन कौन से, अगर एसएससी मान लो रिटर्न फाइल नहीं करता, 139(1), 139(4), 139(5) में रिटर्न ही फाइल नहीं करता। दूसरा, एसएससी मान लो कंप्लेंट नहीं करता नोटिस का, जो नोटिस उसके पास आया 142(1) का, मैंने बताया था 142(1) का नोटिस आया, उसे रिटर्न मांगी गई, उसे रिटर्न फाइल नहीं करी। तीसरा, अगर एसएससी को स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दी गई और उसने स्पेशल ऑडिट नहीं करवाई या टाइम पे रिपोर्ट फाइल नहीं करी स्पेशल ऑडिट वाली, तो उसके ऊपर क्या किया जा सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और चौथा पॉइंट है, अगर एसएससी के पास 143(2) का नोटिस आया और एसएससी ने उसको कंप्लेन नहीं करा, स्क्रूटनी वाले नोटिस को, स्क्रूटनी वाले नोटिस आया, एओ ने इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगी, एसएससी ने दी नहीं, तो ऐसे केस में क्या किया जा सकता है, एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अभी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट क्या होता है, एओ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने बेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंग क्या करता है, एसएससी की इनकम निकालता है। एसएससी की इनकम हवा में नहीं निकालता कि एसएससी की इनकम 5 करोड़ कर दी, 20 करोड़ कर दी, ऐसा नहीं करता वो देखता है एसएससी की पिछले साल क्या इनकम थी, एसएससी का टर्नओवर कितना था, एसएससी की अदर डिटेल निकालता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से, जीएसटी डिपार्टमेंट से, कस्टम डिपार्टमेंट से, या अलग अलग डिपार्टमेंट से एसएससी की डिटेल निकालता है, एसएससी की बैंक अकाउंट की डिटेल निकालता है, फिर उस अकॉर्डिंग वो फिर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग एसएससी की इनकम डिटरमाइन करता है। ये होता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये थोड़ा खतरनाक होता है क्योंकि इसमें एओ अपने अकॉर्डिंग इनकम निकालता है और ज़्यादा इनकम वगैरह भी निकाल सकता है एओ, एकदम ऐसा भी नहीं कि हवा में निकालेगा, लेकिन ज़्यादा वगैरह भी निकाल सकता है। तो 4 केस में हो सकता है, आरओआई फाइल नहीं करी एसएससी ने, दूसरा नोटिस का कंप्लाई नहीं किया 142(1) वाले का, तीसरा स्पेशल ऑडिट डायरेक्शन जो स्पेशल ऑडिट उसका कंप्लाई नहीं किया, चौथा जो नोटिस है 143(2) का उसका कंप्लाई नहीं किया। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए एओ को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शो कॉस्ट नोटिस इशू करना पड़ेगा। जैसे स्क्रूटनी करने के लिए क्या करना पड़ता था एओ को, 143(2) का नोटिस इशू करना पड़ता था, ऐसे ही बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने के लिए एओ को क्या करना पड़ेगा, शो कॉस्ट नोटिस इशू करना पड़ेगा और एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देना पड़ेगा। एसएससी को बोलना पड़ेगा कि आप हमारे साथ कंप्लाई नहीं कर रहे, क्यों ना हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दें। ये सुनते ही एसएससी की हालत खराब हो जाएगी और वो अपने आप कंप्लाई करने लग जाएगा। तो एओ को एक बार शो कॉस्ट नोटिस इशू करना पड़ेगा और एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 कौन सा वाला, नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) वाला, तो उसमें नोटिस अंडर सेक्शन 142(1) वाला है, तो वो नोटिस आता है ना 142(1) वाला, वो अपने आप ही एक क्या होता है, शो कॉस्ट नोटिस होता है। तो उस केस में इसको वापस से शो कॉस्ट नोटिस देने की जरूरत नहीं है। बाकी 3 केस में क्या देना पड़ेगा एसएससी को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग देनी पड़ेगी एओ द्वारा। अब इसके बाद दे रखा है 3 ऐसे केस है, इसमें अगर एओ चाहे तो एसएससी का 144 जैसा असेसमेंट कर सकता है। इन 3 केस में एओ चाहे तो एसएससी का बेस्ट जजमेंट जैसा असेसमेंट कर सकता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, डिस्क्रिशनरी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इन 3 केस में एओ चाहे तो एसएससी का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जैसा असेसमेंट कर सकता है, मतलब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट इन 3 केस में और कर सकता है। अगर एओ को लगता है कि एसएससी के बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अगर एओ को क्या लगता है एसएससी के बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स करेक्ट नहीं है, कंप्लीट नहीं है। दूसरा, एसएससी ने अगर अकाउंटिंग का करेक्ट मेथड रेगुलरली फॉलो नहीं किया, अगर एसएससी ने अकाउंटिंग का करेक्ट मेथड रेगुलरली फॉलो नहीं किया, और तीसरा एसएससी ने आईसीडीएस फॉलो नहीं किया, एसएससी ने आईसीडीएस फॉलो नहीं करे, तो इन 3 केस में भी क्या हो सकता है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है।
अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में एओ अपना ऑर्डर कब तक पास करेगा, तो एओ को अपना ऑर्डर पास करने के लिए टाइम क्या मिलेगा, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जो 143 में मिलता था सेम टू सेम वही टाइम मिलेगा, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, तब तक एओ को अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा। अगला सेक्शन 144C, रेफरेंस टू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। अब ये सेक्शन क्या है, ये सेक्शन क्यों आया, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल का कंसेप्ट क्यों आया, तो जो डिस्प्यूट्स है उनका जल्द निपटारा करने के लिए, डिस्प्यूट्स को जल्द खत्म करने के लिए एक पैनल बनाया गया है जिसको क्या बोला जाता है, डीआरपी। अब डीआरपी के पैनल में कौन होते हैं, 3 कमिश्नर होते हैं, इनकम टैक्स के 3 कमिश्नर, एओ के 3 पापा बैठते हैं इसमें, एओ के 3 पापा यहाँ बैठते हैं। अब डीआरपी में कौन जा सकता है, देखो डीआरपी में सभी एसएससी नहीं जा सकते, डीआरपी ओनली 2 लोगों के लिए बनाया गया है, डीआरपी ओनली 2 लोगों के लिए बनाया गया है। ये 2 लोग, ये 2 एलिजिबल एसएससी डीआरपी में अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। डीआरपी अपील अथॉरिटी नहीं होती, डीआरपी ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए होता है। तो डीआरपी में 2 लोग ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। 2 लोग कौन कौन, एक तो नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी, पहले यहाँ फॉरेन कंपनी का होता था, नॉन रेजिडेंट भी कवर कर लिया, तो नॉन रेजिडेंट और फॉरेन कंपनी, और दूसरा कोई भी पर्सन जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है, कोई भी पर्सन चाहे वो रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, कोई भी पर्सन जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है और उस केस में वेरिएशन आया है टीपीओ के ऑर्डर के कारण, उस केस में वेरिएशन आया है, वेरिएशन मतलब एसएससी की इनकम बढ़ी है किसके कारण, टीपीओ के ऑर्डर के कारण, टीपीओ मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के कारण, तो ऐसे 2 एसएससी डीआरपी में अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे 2 एसएससी के केस में एओ क्या करता है, 143(2) में या 143(3) या 144 में क्या करता है एओ, पहले ड्राफ्ट ऑर्डर बनाता है, फाइनल ऑर्डर नहीं बनाता, पहले ड्राफ्ट ऑर्डर बनाता है और एलिजिबल एसएससी को भेजता है। एक बार ड्राफ्ट ऑर्डर बना के एलिजिबल एसएससी को सेंड करता है। अब उस एसएससी को क्या करना पड़ता है, 30 डेज के अंदर, जैसे उसको ड्राफ्ट ऑर्डर मिला उसके 30 डेज के अंदर या तो उस ड्राफ्ट ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या उसके अगेंस्ट में वो डीआरपी में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। अगर 30 डेज में वो एक्सेप्ट कर लेता है तो एओ फाइनल ऑर्डर पास कर देता है। मान लो 30 डेज में एसएससी ने रेस्पॉन्ड ही नहीं किया तो भी एओ फाइनल ऑर्डर पास कर देता है। लेकिन अगर 30 डेज में एसएससी चाहे तो उसके अगेंस्ट में क्या कर सकता है, डीआरपी में ऑब्जेक्शन, अपील नहीं बोल रहा, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। किसमें, डीआरपी में। कहाँ जाएगा एसएससी, डीआरपी में, सीआईटी अपील में नहीं जाएगा डायरेक्ट, पहले डीआरपी में जा सकता है। ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में, एओ के ड्राफ्ट ऑर्डर के अगेंस्ट में एसएससी सीआईटी में नहीं जा सकता, सीआईटी अपील में या आईटीटी में नहीं जा सकता, वो कहाँ जा सकता है, डीआरपी में ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है, क्योंकि ये ड्राफ्ट ऑर्डर फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये ड्राफ्ट ऑर्डर है। अब इसके बाद डीआरपी चाहे तो उसको क्या कर सकता है, एओ ने जो इनकम बताई उसको कंफर्म भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है और इनहेंस भी कर सकता है। मान लो फॉरेन कंपनी ने रिटर्न भरी, फॉरेन कंपनी ने इनकम बताई 40 लाख, एओ ने कर दी 60 लाख। अब डीआरपी चाहे तो उसको 60 लाख रहने दे सकता है, कंफर्म कर सकता है 60 लाख रहने दे सकता है उसको। 60 लाख को डीआरपी चाहे तो उसको रिड्यूस भी कर सकता है, 50 भी कर सकता है, 40 भी कर सकता है डीआरपी चाहे तो, या उसको 60 लाख को बढ़ा भी सकता है, 60 की जगह 80 भी कर सकता है। एसएससी ने 40 बताई, एओ ने 60 करी और डीआरपी उसको 80 भी कर सकता है। तो डीआरपी का पावर क्या है, उसको कंफर्म भी कर सकता है, रिड्यूस भी कर सकता है और इनहेंस भी कर सकता है। इसके बाद डीआरपी अपनी डायरेक्शन इशू करेगा, कब तक इशू करेगा, जिस महीने में उसको एओ का ऑर्डर मिला, जिस महीने में उसको एओ का ड्राफ्ट ऑर्डर मिला उस महीने के एंड से 9 मंथ के अंदर, उस महीने के एंड से 9 मंथ के अंदर डीआरपी को अपनी डायरेक्शन इशू करनी पड़ेगी। डीआरपी अपना डायरेक्शन इशू करता है और डीआरपी डायरेक्शन इशू करता है, क्या चीज़ें देख के करता है, 4 चीज़ें देखता है वो। एक तो ड्राफ्ट ऑर्डर देखता है, एओ ने जो ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया उसको पढ़ता है, दूसरा एसएससी ने जो ऑब्जेक्शन फाइल करें उसको पढ़ता है, इसके अलावा एसएससी ने जो एविडेंस फर्निश करें उनको देखता है, इसके अलावा कोई और रिपोर्ट है, वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट है या टीपीओ की रिपोर्ट है, कोई भी रिपोर्ट है या कोई अदर एविडेंस है, उन एविडेंस वगैरह को या जो रिपोर्ट अवेलेबल है उन रिपोर्ट को देखता है और उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन देता है। अब डीआरपी की जो डायरेक्शन होती है वो एओ के ऊपर बाइंडिंग होती है। एओ के ऊपर बाइंडिंग क्यों होती है, देखो डीआरपी में कौन बैठे हैं, एसएससी के 3 पापा, एओ के 3 पापा बैठे हुए हैं, एओ के असेसिंग ऑफिसर के 3 पापा बैठे हुए हैं, 3 सीआईटी बैठे हुए हैं, तो पापा की बात तो माननी पड़ेगी। तो डीआरपी की डायरेक्शन एओ के ऊपर बाइंडिंग होती है। अगर डीआरपी ने मान लो एसएससी की इनकम कम भी कर दी तो भी एओ को माननी पड़ती है, ज़्यादा भी करती तो भी एओ को माननी पड़ती है और एओ को उसके अकॉर्डिंग अपना फाइनल ऑर्डर पास करना होता है। और एओ डीआरपी की डायरेक्शन के अगेंस्ट में कहीं भी नहीं जा सकता आगे अपील में, क्योंकि पापा के अगेंस्ट में थोड़ी जाएगा अपील में। तो एओ डीआरपी की डायरेक्शन के अगेंस्ट में अपील वगैरह में नहीं जा सकता, उसको डीआरपी की डायरेक्शन माननी पड़ती है एओ को और उसके अकॉर्डिंग फिर फाइनल ऑर्डर पास करना पड़ता है। लेकिन मान लो डीआरपी की डायरेक्शन एसएससी को पसंद नहीं आई, एसएससी उसे एग्री नहीं है, तो एसएससी डीआरपी के डायरेक्शन के अगेंस्ट में डायरेक्टली अपील फाइल कर सकता है। कहाँ पे, आईटीटी। सीआईटी अपील में नहीं कर सकता, क्योंकि सीआईटी अपील तो कमिश्नर बैठा होता है उसमें तो, और डीआरपी में भी कमिश्नर बैठा था। तो डीआरपी के अगेंस्ट में कहाँ जा सकता है, एसएससी जाना चाहे तो आईटीटी में जा सकता है, ओनली एसएससी जा सकता है आईटीटी में डीआरपी के डायरेक्शन के अगेंस्ट में। ये होता है डीआरपी का प्रोसेस। डीआरपी कोई अपीलेट अथॉरिटी नहीं है, ये तो ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए है, डिस्प्यूट जाके जल्द से जल्द सोल्व हो सके इसके लिए। और 2 एसएससी इसके लिए एलिजिबल है, एक तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी, दूसरा कोई ऐसा पर्सन जिसका ट्रांसफर प्राइसिंग का केस है और जिसके केस में टीपीओ के ऑर्डर के कारण, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के ऑर्डर के कारण वेरिएशन आया है। अगला सेक्शन 147, असेसमेंट ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रीओपनिंग ऑफ केस। अब ये 147 क्या है, ये कौन सा असेसमेंट आ गया, तो देखो अपन ने 143 का असेसमेंट पढ़ा, 144 का असेसमेंट पढ़ा, उसमें टाइम लिमिट होती थी, 12 महीने में एओ को अपना काम खत्म करना पड़ता है, अपना ऑर्डर पास करना पड़ता है। अब मान लो वो टाइम लिमिट एक्सपायर हो गई और उसमें देखो आपने क्या देखा था, 143(3) में कुछ लोगों की स्क्रूटनी होती है, पूरे इंडिया की नहीं होती, 2-3% लोगों की होती है। और 144 में अगर कोई लोग कंप्लाइन नहीं करते नोटिस वगैरह का, तो
BJA बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होता है। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट नहीं हो पाया किसी एसएससी का, या किसी एसएससी की स्क्रूटनी नहीं हो पाई, लेकिन एओ को बाद में पता चलता है कि वो पर्सन चोर था, उस पर्सन ने कुछ इनकम हाइड करी थी, उस पर्सन की कुछ इनकम एस्केप हो गई, उस पर्सन की कुछ इनकम असेस होने से रह गई, उस पर्सन की कुछ इनकम एस्केप हो गई या असेस होने से रह गई। एओ के पास कोई रीजन मिल जाते हैं वो, लेकिन बेचारे एओ का टाइम निकल गया, क्योंकि एओ का टाइम खत्म हो गया 143 करने का या 144 करने का टाइम खत्म हो गया। अब क्या करेगा एओ? अब उसके पास राइट है 147 का, वो 147 में उसका केस को ओपन कर सकता है, उसके केस को ओपन कर सकता है। तो किसी पर्सन की स्क्रूटनी होने से रह गई या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होने से रह गया, क्योंकि सबका होता भी नहीं है, 2-3% लोगों का होता है, लेकिन काफ़ी सारे लोग बच के निकल जाते हैं उससे। बच के निकल गए तो उनको खुश होने की जरूरत नहीं है, उनका बाद में 147 हो सकता है, बाद में उनका 147 में केस खुल सकता है। अगर एओ को लगता है, एओ के पास रीजन है, एओ के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि उस पर्सन की कुछ इनकम असेस होने से रह गई, उस पर्सन ने पूरी इनकम नहीं बताई, वो पर्सन चोर था, तो ऐसे केस में उसका केस क्या कर सकता है, वो रीओपन कर सकता है। इसके अलावा मान लो किसी पर्सन का पहले 143 या 144 में असेसमेंट हो गया, एक बार हो गया, अब एओ चाहता है वापस उसका करना चाहता है, वापस असेसमेंट करना चाहता है, उसका रीअसेसमेंट करना चाहता है, उसकी वापस चेकिंग करना चाहता है, तो वापस चेकिंग कैसे करेगा? वहाँ तो कुछ है ही नहीं ऐसा वापस चेकिंग करने का। तो 147 में क्या कर सकता है, उसका केस रीओपन कर सकता है, 147 में उसका रीअसेसमेंट कर सकता है, रीओपन कर सकता है। ये है 147, दो पावर देता है। एक तो पहले किसी की स्क्रूटनी नहीं हुई या 144 में असेसमेंट नहीं हुआ, तो अब एओ के पास एविडेंस मिले कि वो पर्सन चोर है, उस पर्सन की इनकम रह गई, एस्केप, उसकी पर्सन की इनकम असेस होने से एस्केप हो गई, तो अब एओ क्या करे, टाइम लिमिट भी एक्सपायर हो गया, तो 147 में उसका केस खोल सकता है। या मान लो किसी पर्सन का पहले असेसमेंट हो गया 143 में या 144 में, पहले असेसमेंट हो गया, पहले उसका 143 या 144 में असेसमेंट हो गया, अब एओ उसका फिर से असेसमेंट करना चाहता है, एओ को लगाया कि उसने कोई इनकम और छोड़ दी, कोई इनकम उससे छूट गई, तो एओ उसका फिर से असेसमेंट करना चाहता है, रीअसेसमेंट करना चाहता है, या उसका केस रीओपन करना चाहता है, तो क्या कर सकता है वो 147 में रीअसेसमेंट या रीओपन कर सकता है। ये 147 ये पावर है। या मान लो पहले किसी पर्सन का केस 147 में ओपन था, फिर वापस खोलना चाहता है, तो आप 147 में फिर से खोल सकते हैं। तो 147 में मान लो पहले किसी का एसएससी का असेसमेंट हुआ नहीं, फिर भी केस ओपन हो सकता है। पहले किसी एसएससी का असेसमेंट 2-3 बार हो गया, फिर भी केस ओपन हो सकता है। पहले किसी एसएससी का असेसमेंट एक बार हुआ है, फिर भी केस ओपन हो सकता है। तो इसमें केस ओपन करने की अच्छी पावर दे रखी है एओ को। लेकिन एओ के पास क्या होना चाहिए, यहाँ पे रीजन टू बिलीव होने चाहिए, रीजन टू बिलीव, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए कि किसी पर्सन की कोई इनकम असेस होने से एस्केप होगी, असेस होने से एस्केप हो गई है, तो वो असेसमेंट यहाँ ओपन कर सकता है। अब मान लो, अब इसमें एक दूसरा पॉइंट है, एओ उस इनकम को असेस कर सकता है, उस इनकम को ऐड कर सकता है। अब जैसे मान लो मिस्टर ए की 15-16 की प्रीवियस ईयर 15-16 की इंटरेस्ट की इनकम असेस होने से रह गई थी, मिस्टर ए ने इंटरेस्ट की इनकम हाइड कर ली थी, एओ ने ओपन कर लिया केस इंटरेस्ट की इनकम के रीजन के बेस पे, इंटरेस्ट इनकम का रीजन रिकॉर्ड किया और उस रीजन के बेस पे केस ओपन कर दिया और इंटरेस्ट की इनकम को असेस कर दिया। अब असेसमेंट करते करते, प्रोसीडिंग करते करते, असेसमेंट करते करते एओ को दूसरी इनकम भी पकड़ में आ गई। मिस्टर ए ने तो क्या किया, और पागल बनाया। और पागल कैसे बनाया, मिस्टर ए ने इंटरेस्ट की इनकम तो हाइड कर ही ली, साथ में मिस्टर ए ने एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होती है, मिस्टर ए की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, वो भी उसने हाइड कर दी। मिस्टर ए ने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हाइड कर दी, मिस्टर ए ने हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हाइड कर दी। तो वो दूसरी इनकम को भी असेस कर सकता है क्या? हाँ, एओ जो है वो दूसरी इनकम जो है हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम, उसको भी असेस कर सकता है। तो जिस इनकम के बेस पे रीजन रिकॉर्ड किया था उस इनकम को तो असेस कर ही सकता है। कोई दूसरी इनकम उसकी पकड़ में आ गई, उस असेस की कोई दूसरी इनकम पकड़ में आ गई, तो उस दूसरी इनकम को भी क्या कर सकता है, वो असेस कर सकता है 147 में उसको असेस कर सकता है। इसके बाद है रीजन टू बिलीव। अब रीजन टू बिलीव क्या है, रीजन्स क्या है, तो रीजन बता रखे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया जो डिपार्टमेंट की फेवर में आ गया, दूसरा लॉ में रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हो गया डिपार्टमेंट की फेवर में, तीसरा एओ के पास कोई ऐसे एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि एसएससी ने अपनी इनकम को अनरिस्ट्रिक्ट किया, चौथा कोई ऐसी मिस्टेक हुई है जो अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, ऐसे केस को क्या माना जाएगा, रीजन टू बिलीव। इसके अलावा कुछ केस दे रखे हैं जिनको डीम्ड रीजन टू बिलीव मान लिया जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि ऐसे केस में इनकम हमेशा एस्केप हुई है। अब कौन कौन से केस है, किसी एसएससी की इनकम एग्जाम लिमिट से ज़्यादा थी लेकिन उसने आरओआई फाइल नहीं करी और बाद में पता चला। दूसरा, किसी एसएससी ने टैक्स लोअर रेट से पे कर दिया, मान लो लॉटरी की इनकम पे टैक्स 30% लगना चाहिए था, एसएससी ने बेसिक स्लैब रेट से पे कर दिया। तीसरा, किसी पर्सन की इंडिया के बाहर कोई एसेट पता चलती है कि इस पर्सन की इंडिया के बाहर एसेट है और उसने बताई नहीं रखी। चौथा है, कोई एसएससी 92E की ट्रांसफर प्राइस वाली रिपोर्ट फर्निश नहीं करता। और पांचवा दे रखा है, अगर एसएससी एक्सेसिव लॉस डिडक्शन अलाउंस वगैरह क्लेम कर लेता है तो ऐसे केस में केस फिर से ओपन किया जा सकता है। इसके बाद 3 केस को रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। एक तो अगर एओ रूमर्स वगैरह के बेस पे, गॉसिप वगैरह के केस पे, सस्पेशन वगैरह के केस पे केस ओपन करता है तो वो रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा, वो इनवैलिड माना जाएगा। दूसरा, अगर एओ का ओपिनियन चेंज हो जाता है, बैठे बैठे एओ का ओपिनियन चेंज हो जाता है, मान लो उसने पहले असेसमेंट किया था 143 में, तो पहले कोई खर्चा अलाउड कर दिया था, अब एओ को लग रहा है कि वो खर्चा अलाउड नहीं होना चाहिए था, मैंने पहले गलती कर दी थी, वो डिसअलाउड होना चाहिए था, तो ऐसे चेंज ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। तीसरा केस, मान लो किसी एसएससी का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, किसी एसएससी का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है किसी भी रीजन से, तो टर्नओवर का इंक्रीज होना रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। तो इन 3 चीज़ों को रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा। इसके बाद दे रखा है,
147 में असेसमेंट करने के लिए एओ को 148 का नोटिस सर्व करना पड़ेगा, 148 का नोटिस सर्व करना पड़ेगा एसएससी को, और एसएससी से रिटर्न फाइल करवानी पड़ेगी 148 का नोटिस सर्व करके। अब यहाँ सर्व करने की टाइम लिमिट नहीं दे रखी, इशू करने की टाइम लिमिट दे रखी है। जैसे 143(2) में तो सर्व करने की टाइम लिमिट दे रखी थी, 144 में कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखी थी नोटिस, शो कोर्स नोटिस को सर्व करने की। लेकिन यहाँ जो नोटिस है सर्व करने की टाइम लिमिट नहीं दे रखी, लेकिन नोटिस को इशू करने की टाइम लिमिट दे रखी है सेक्शन 149 में। अब टाइम लिमिट क्या है नोटिस को इशू करने के लिए, वो देखो आप। नॉर्मल केस में तो है विदिन 4 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। जिस असेसमेंट ईयर का एओ केस रीओपन करना चाहता है या ओपन करना चाहता है, उस रेलिवेंट असेसमेंट ईयर के एंड से 4 साल के अंदर अंदर उसको नोटिस इशू करना पड़ेगा। अगर एओ को लगता है जो इनकम एस्केप हुई है वो 1 लाख या उससे ज़्यादा की है, 1 लाख या उससे ज़्यादा की है, तो विदिन 6 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, विदिन 6 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। और अगर जो इनकम एस्केप हुई है वो फॉरेन एसेट से रिलेटेड है, इंडिया के बाहर के कोई एसेट से रिलेटेड है, फॉरेन एसेट से रिलेटेड है, तो विदिन 16 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। नॉर्मल केस में 4 years, अगर इनकम एस्केप 1 लाख या उससे ज़्यादा की हुई है 6 years, अगर इनकम एस्केप जो हुई है फॉरेन एसेट से रिलेटेड है तो 16 years का टाइम लिमिट है। इसके बाद ये रखा है अगर नॉन रेजिडेंट के किसी एजेंट को नोटिस भेजा जाता है, नॉन रेजिडेंट के किसी एजेंट को नोटिस भेजा जाता है तो टाइम लिमिट क्या है, 6 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, 6 years फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। इसके बाद अगला दे रखा है अगर मान लो इनकम एस्केप हुई है 1 लाख या उससे ज़्यादा की, 1 लाख या उससे ज़्यादा की इनकम एस्केप हुई है, मतलब कौन सा वाला केस है, बीच वाला केस है, ये बीच वाला जो है ये वाला केस है। इनकम 1 लाख या उससे ज़्यादा की एस्केप हुई है और एसएससी का असेसमेंट ऑलरेडी 143(3) या 147 में हो चुका था, एसएससी का असेसमेंट ऑलरेडी 143(3) या 147 में हो चुका था और एसएससी ने तब रिटर्न भी फाइल कर दी थी और सारे के सारे फैक्ट्स ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोज कर दिए थे, सारे के सारे फैक्ट्स। तो ऐसे केस में एओ को जो टाइम मिलेगा 6 year का नहीं मिलेगा, ओनली 4 year का मिलेगा। एओ को टाइम जो मिलेगा 6 का नहीं मिलेगा नोटिस इशू करने के लिए, कितना मिलेगा 4। मतलब अगर इनकम जो एस्केप हुई है 1 लाख से ज़्यादा की है और वो किसके कारण हुई है, एओ की गलती के कारण हुई है। किसके कारण हुई है, एओ की गलती के कारण हुई है, एसएससी की गलती नहीं थी, एओ की गलती के कारण हुई है। तो एओ को जो टाइम मिलेगा 6 की जगह कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, 6 की जगह कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब इसके बाद दे रखा है एओ को 147 में अपना असेसमेंट कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो एओ को जो अपना ऑर्डर पास करना पड़ेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में उसने नोटिस सर्व किया, जिस फाइनेंशियल ईयर में नोटिस सर्व किया 148 का नोटिस सर्व किया, इशू वाली बात नहीं है, सर्व किया, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर एओ को अपना असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे इशू और सर्व में क्या होता है फ़र्क। तो देखो इशू में क्या होता है, जिस दिन नोटिस बनता है, जिस दिन उस नोटिस से साइन हो जाते हैं डिपार्टमेंट के, वो होता है इशू डेट। और सर्व मतलब जब एसएससी को नोटिस भेज दिया जाता है वो होती है सर्व वाली डेट। ये फ़र्क होता है इशू और सर्व में। इसके बाद अदर पॉइंट देखते हैं इसमें। अदर पॉइंट क्या है, अदर पॉइंट में पहला पॉइंट है कि एसएससी के पास जो नोटिस आया 148 का, तो एसएससी को अपनी आरओआई फाइल करनी पड़ेगी और एसएससी उस आरओआई में कोई फ्रेश क्लेम नहीं ले सकता। फ्रेश क्लेम मतलब एसएससी चाहता है कि चलो मैं 2 लाख की डिडक्शन क्लेम कर लूँ, ऐसा नहीं कर सकता वो अपनी आरओआई या तो पहले जो फाइल करी थी सेम टू सेम वैसी फाइल कर दे, या एओ ने जो उसकी इनकम एक्स्ट्रा बताई है वो ऐड करके फाइल कर दे। तो एसएससी कोई फ्रेश क्लेम नहीं ले सकता, एसएससी को बस अपनी आरओआई फाइल करनी है, कोई फ्रेश क्लेम एसएससी क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा, अगर मान लो एसएससी रिटर्न फाइल करने के बाद एओ से रीजन मांगता है, रीजन टू बिलीव मांगता है, तो एओ को वो रीजन जो एओ ने रिकॉर्ड करे थे कि केस क्यों ओपन हुआ एसएससी का, वो रीजन एओ को एसएससी को सप्लाई करने पड़ेंगे। तो अगर रिटर्न फाइल करने के बाद अगर एसएससी एओ से रीजन की डिमांड करता है तो एओ को रीजन क्या करने पड़ेंगे, एओ को रीजन बताने पड़ेंगे कि आपका केस रीओपन क्यों हुआ है। सर्च के केस में रीजन नहीं बताने पड़ते, सर्च के केस में जो रीजन होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, वो बताने नहीं पड़ते एओ को किसी को। लेकिन यहाँ पे 147 में अगर एसएससी मांगता है रिटर्न फाइल करने के बाद तो एओ को सप्लाई करने पड़ेंगे रीजन, एओ को रीजन सप्लाई करने पड़ेंगे। अब तीसरा पॉइंट है केस लॉ से रिलेटेड है। तीसरा पॉइंट क्या है, मान लो एक एसएससी था मिस्टर ए, 15-16 का उसका असेसमेंट ओपन हुआ। जो रीजन्स थे जिस ग्राउंड पे ओपन हुआ था वो था कि मिस्टर ए की इंटरेस्ट की इनकम असेस होने से रह गई, मिस्टर ए की इंटरेस्ट की इनकम असेस होने से रह गई। अब ये रीजन थे, असेसमेंट करते करते उसकी बाद में दूसरी इनकम पकड़ी गई कि उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी असेस होने से रह गई, या हाउस प्रॉपर्टी में उसने एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम कर लिया, या बिजनेस में उसने काफ़ी सारे खर्चे एक्स्ट्रा क्लेम कर लिए, ऐसा पता चल जाता है बाद में। तो उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान लेते हैं, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उसकी असेस होने से रह गई, ये भी बाद में पता चल गया उसको। तो एओ क्या कर सकता है, दोनों इनकम को असेस कर सकता है, दोनों को ऐड कर सकता है, इंटरेस्ट वाली को भी हाउस प्रॉपर्टी वाली को। लेकिन क्या हुआ, जो इंटरेस्ट की इनकम थी, जो ओरिजिनल रीजन था वो इंटरेस्ट की इनकम का, उस पर एडिशन हुआ ही नहीं। मतलब जो इंटरेस्ट की इनकम थी बाद में पता चला कि कुछ एडिशन नहीं होगा उसका, वो कोई असेस नहीं हुई, वो असेस नहीं होनी चाहिए थी, वो कोई असेस नहीं होनी चाहिए थी, वो असेस होने से नहीं रही, वो तो गलत एओ ने गलत रीजन रिकॉर्ड कर लिया था। तो जो रीजन था, जो ओरिजिनल रीजन था, उस ग्राउंड पे कोई एडिशन हुआ ही नहीं। जो ओरिजिनल रीजन था, जो इंटरेस्ट की इनकम था, उस ग्राउंड पे कोई एडिशन हुआ ही नहीं। तो ऐसे केस में एओ जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम उसको बाद में फाइंड हुई, उसका एडिशन कर सकता है क्या, उसको असेस कर सकता है क्या। तो 2 केस लॉ आए हुए हैं इसमें कंट्रोवर्शियल। एक महक फिनवेस्ट वाला केस लॉ बोलता है कि वो जो अदर इनकम उसको मिल गई उसको असेस कर सकता है, चाहे भले ही जो रीजन वाली इनकम थी जिसका रीजन रिकॉर्ड किया था उस पर एडिशन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, तो वो कर सकता है।
महक फिनोलेट वाला बोलता है कि जो अदर इनकम उसको मिली उसका एडिशन कर सकता है। लेकिन जेट एयरवेज और रैनबक्सी वाला केस बोलता है कि अगर ओरिजिनल रीजन के बेस पे एडिशन नहीं हुआ, अगर ओरिजिनल रीजन के बेस पे एडिशन नहीं हुआ तो जो एक्स्ट्रा इनकम उसको और मिली है, अदर इनकम जो मिली है एओ को, उसके बेस पे भी एडिशन नहीं होगा, उनका भी एडिशन नहीं होगा। उसके लिए अगर एडिशन करना है तो एओ को फ्रेश नोटिस इशू करना पड़ेगा, फ्रेश नोटिस इशू करना पड़ेगा 148 में, तो कर सकता है। तो मैंने क्या बोला, जो ओरिजिनल रीजन थे उस इनकम का तो एडिशन हुआ नहीं, इंटरेस्ट इनकम का ओरिजिनल रीजन था, उस इनकम का तो एडिशन हुआ नहीं, दूसरी इनकम एओ को मिल जाती है तो दूसरी इनकम का एडिशन हो सकता है क्या? तो महक फिनोलेट वाला केस बोलता है हाँ कर सकते हैं, जेट एयरवेज रैनबक्सी वाला केस बोलता है नहीं कर सकते, एओ को फ्रेश नोटिस इशू करना पड़ेगा। तो कंट्रोवर्शियल जजमेंट है, हाई कोर्ट के कंट्रोवर्शियल जजमेंट है इस वाले पॉइंट पे। अब लास्ट पॉइंट इसमें है, लास्ट पॉइंट क्या है, ये एक पार्शियल मर्जर वाला पॉइंट है। ये क्या बोलता है, मान लो 15-16 का मिस्टर ए का जो केस है प्रीवियस ईयर 15-16 का, वो किसी अपील रेफरेंस रिवीजन में डिसाइड हो चुका था या तो, या अपील रेफरेंस रिवीजन में पेंडिंग था, चल रहा था। तो 15-16 का एसएससी का केस क्या था, अपील रेफरेंस रिवीजन में डिसाइड हो चुका था, फाइनल हो चुका था, या अपील रेफरेंस रिवीजन में चल रहा था। तो ऐसे केस में उस केस को रीओपन किया जा सकता है क्या, उस केस को रीओपन किया जा सकता है क्या? तो यहाँ क्या बोलता है ये बात, ये बोलता है सेक्शन कि जो मैटर अपील रेफरेंस रिवीजन में चल रहे हैं या अपील रेफरेंस रिवीजन में डिसाइड हो चुके हैं, जो मैटर अपील रेफरेंस रिवीजन में चल रहे हैं या जो अपील रेफरेंस रिवीजन में डिसाइड हो चुके हैं, जो इनकम के मैटर अपील रेफरेंस रिवीजन में चल रहे हैं या अपील रेफरेंस रिवीजन में डिसाइड हो चुके हैं, ये उन मैटर को असेस या रीअसेस नहीं कर सकता। जैसे मान लो उस केस में 3 मैटर थे, एक इंटरेस्ट इनकम का, एक डिविडेंड इनकम का, एक मान लो हाउस प्रॉपर्टी इनकम का। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम के मैटर अपील में चल रहे हैं या अपील में डिसाइड हो चुके हैं, तो इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम को एओ असेस रीअसेस अब नहीं कर सकता। लेकिन जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वाला मैटर है वो अपील रेफरेंस में नहीं चल रहा, ना उसमें डिसाइड हुआ, तो जो हाउस प्रॉपर्टी वाला मैटर है उसको एओ क्या कर सकता है, असेस रीअसेस कर सकता है, उसको एओ क्या कर सकता है, असेस रीअसेस कर सकता है। तो अगर मान लो एसएससी का उस ईयर का केस, जिस ईयर के केस को एओ रीओपन करना चाहता है, वो अपील रेफरेंस रिवीजन में डिसाइड हो चुका है या चल रहा है, तो जो मैटर उस केस के जो मैटर अपील रेफरेंस रिवीजन में डिसाइड हो चुके हैं या चल रहे हैं, उनको एओ रीअसेस या असेस नहीं कर सकता, उनके लिए एओ 147 में केस ओपन नहीं कर सकता। लेकिन जो अदर मैटर है उस साल के जो अदर मैटर है उनके लिए एओ क्या कर सकता है, केस ओपन कर सकता है, असेस रीअसेस कर सकता है अदर मैटर को। इसे बोलते हैं अपन डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। ये था आपका डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर का सिद्धांत। तो ये एक बार क्या था, एक बार फिर से देखो, असेसमेंट ऑफ इनकम, एस्केपिंग असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रीओपनिंग ऑफ केस। मान लो एओ पहले असेसमेंट नहीं कर पाता, किसी एसएससी का टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, या किसी का असेसमेंट हो चुका उसको फिर से असेसमेंट करना है एओ को, तो 147 की हेल्प ले सकता है। 147 में एओ के पास स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए कि एसएससी की इनकम असेस होने से रह गई है, एस्केप हो गई, एसएससी के पास स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए, तो एओ उस इनकम को असेस कर सकता है। और जब वो असेसमेंट करेगा तो उसके नज़र में कोई और इनकम आ जाती है जो असेस होने से रह गई, तो उस अदर इनकम को भी वो क्या कर सकता है, असेस कर सकता है। अब रीजन टू बिलीव क्या होंगे, रीजन टू बिलीव काफ़ी सारे रीजन टू बिलीव दे रखे हैं। जो मेन रीजन टू बिलीव दे रखे हैं कि एसएससी की इनकम बेसिक एग्जाम लिमिट से ज़्यादा थी, लेकिन एसएससी ने आरओआई फाइल नहीं करी, एसएससी ने टैक्स लोअर रेट से पे कर दिया, एसएससी का कोई इंडिया के बाहर एसेट पता चलता है कि इस एसएससी का इंडिया के बाहर एसेट है। इसके अलावा एसएससी ने 92E की ट्रांसफर प्राइस की रिपोर्ट फाइल नहीं करी। इसके अलावा एसएससी ने एक्सेसिव लॉस डिडक्शन वगैरह, अलाउंस वगैरह, रिलीफ वगैरह क्लेम कर लिया, इन्हें माना जाएगा रीजन टू बिलीव। इसके बाद दे रखा है 3 केस को रीजन टू बिलीव नहीं माना जाएगा, एक रूमर, गॉसिप, सस्पिशन, दूसरा चेंज ऑफ ओपिनियन, तीसरा इंक्रीज इन टर्नओवर, ये रीजन टू बिलीव नहीं माने जाएंगे। इसके बाद दे रखा है एओ को 147 में असेसमेंट करने के लिए 148 का नोटिस सर्व करवाना पड़ेगा और एसएससी से आरओआई फाइल करवानी पड़ेगी। अब नोटिस कब तक इशू करवाना पड़ेगा, इशू करने की टाइम लिमिट दे रखी है। नॉर्मल केस विद इन 4 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, इनकम एस्केप जो ये 1 लाख या उससे ज़्यादा की है विद इन 6 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अगर इनकम एस्केप फॉरेन से रिलेटेड है तो विद इन 16 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अगर एओ नॉन रेजिडेंट के एजेंट को नोटिस भेजना चाहता है तो यहाँ 4, 6, 16 नहीं लगेगा टाइम लिमिट, क्या लगेगा 6 ईयर फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। दूसरा, मान लो इनकम एस्केप हुई है 1 लाख या उससे ज़्यादा वाली, वो वाला केस है, बीच वाला केस है, और एसएससी का असेसमेंट ऑलरेडी 143 या 147 में हो चुका था, तो एओ को टाइम लिमिट 6 की जगह 4 मिलेगा अगर एसएससी ने रिटर्न फाइल कर दी थी तब, और सारे फैक्ट्स ट्रूली एंड फुली डिस्क्लोज कर दिए थे। मतलब जो इनकम एस्केप हुई है वो किसके कारण हुई है, एओ की गलती के कारण हुई है, तो ऐसे केस में एओ को टाइम लिमिट 6 की जगह कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तीसरा, एओ को अपना असेसमेंट कब तक कंप्लीट करना पड़ेगा, जिस फाइनेंशियल ईयर में एसएससी ने रिटर्न फाइल करी उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से, जिस फाइनेंशियल ईयर में नोटिस सर्व हुआ 148 का नोटिस सर्व हुआ, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर एसएससी को क्या बोलते हैं, असेसमेंट करना पड़ेगा, एओ को असेसमेंट करना पड़ेगा एसएससी का। अदर पॉइंट में दे रखा है एसएससी को 148 के नोटिस के कंप्लाई में रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, एसएससी कोई फ्रेश क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा दे रखा है अगर एसएससी चाहता है रिटर्न फाइल करने के बाद तो एओ से रीजन्स जो हैं उन रीजन्स की कॉपी मांग सकता है, उन रीजन्स को डिमांड कर सकता है। तीसरा पॉइंट दे रखा है, मान लो अगर ओरिजिनल ग्राउंड पे, जिस ग्राउंड पे केस ओपन हुआ था उस ग्राउंड पे कोई एडिशन नहीं हो रहा तो अदर ग्राउंड पे एडिशन हो सकता है क्या, तो महक फिनोलेट वाला केस वो बोलता है हो सकता है। दूसरे जो केस लो जेट एयरवेज वाले वो बोलते हैं नहीं हो सकता, एओ को फ्रेश नोटिस इशू करना पड़ेगा। इसके अलावा
अगर मान लो उस ईयर का केस अपील रेफरेंस रिवीजन में चल रहा था या अपील रेफरेंस रिवीजन में डिसाइड हो चुका था, तो जो मैटर अपील रेफरेंस रिवीजन में चल रहे हैं या डिसाइड हो चुके हैं उनको एओ असेस रीअसेस नहीं कर सकता, बाकी मैटर को एओ क्या कर सकता है, असेस रीअसेस कर सकता है। इसको अपन बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। अब आ जाओ आप 153A। 153A क्या है, असेसमेंट इन केस ऑफ सर्च एंड सीजर। सर्च एंड सीजर अपने पढ़ा था, रेड अपने पढ़ ली थी, रेड कब होती है, क्या होती है, सब चीज़ें अपने देख ली थी, रेड में क्या क्या होता है। अब रेड के केस में असेसमेंट कैसे करता है एओ, रेड के केस में असेसमेंट कैसे करता है एओ वो देखो। तो रेड के केस में एओ क्या करता है, एसएससी को नोटिस भेजता है। नोटिस कब भेजता है, जिस ईयर में सर्च स्टार्ट हुई थी, जिस प्रीवियस ईयर में सर्च स्टार्ट हुई थी। जैसे मान लो सर्च हुई थी प्रीवियस ईयर 1920 में या 2020, कोई सा भी मान लो, प्रीवियस ईयर 1920 में रेड स्टार्ट हुई थी। जिस ईयर में सर्च स्टार्ट हुई थी उससे पिछले 6 साल के एसएससी से एओ रिटर्न मंगवाता है। उससे पिछले 6 साल के एओ क्या करता है, रिटर्न मंगवाता है। एओ पिछले 6 साल के लिए नोटिस भेजता है और 6 साल के क्या मंगवाता है, रिटर्न मंगवाता है। तो 1920 के पिछले 6 साल के क्या करता है, एओ रिटर्न मंगवाता है। 1920 से पिछले 6 साल के रिटर्न मंगवाता है। तो 1920 से पिछले 6 साल क्या हो गए, 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, 14-15 और 13-14, ये हो गए प्रीवियस ईयर। तो इन 6 सालों के एओ क्या मंगवाता है, रिटर्न मंगवाता है। 6 सालों के वो रिटर्न मंगवा सकता है। जिस ईयर में सर्च स्टार्ट हुई थी, जिस प्रीवियस ईयर में सर्च स्टार्ट हुई थी, उस प्रीवियस ईयर से पिछले 6 साल के एओ क्या मंगवाता है, रिटर्न मंगवाता है। तो प्रीवियस ईयर 13-14 से 18-19 तक के वो रिटर्न मंगवा सकता है। 13-14 से 18-19 ये मंगवा सकता है वो रिटर्न, नोटिस भेज के रिटर्न मंगवाता है। इसके अलावा एओ चाहे तो पिछले 10 साल के भी रिटर्न मंगवा सकता है, मतलब 6 साल से पहले के 4 साल के भी रिटर्न मंगवा सकता है। मतलब एओ चाहे तो जिस ईयर में सर्च स्टार्ट हुई थी उससे पिछले 10 साल के, उससे पिछले 10 साल तक जा सकता है एओ, उससे पिछले 10 साल तक भी जा सकता है, 10 ईयर्स तक के भी रिटर्न मंगवा सकता है। मतलब जो 6 साल है, 6 साल से बियॉन्ड भी जा सकता है। 6 साल से बियॉन्ड मतलब 4 साल के और रिटर्न मंगवा सकता है। 4 साल और कौन कौन से, प्रीवियस ईयर 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, ये तो हो गए, ये 4 हो गए, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13। तो इन 4 साल के भी एओ चाहे तो क्या कर सकता है, रिटर्न मंगवा सकता है। इन 4 साल के भी एओ चाहे तो रिटर्न मंगवा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है, 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या, एक तो जो सर्च स्टार्ट होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए, 1 अप्रैल 17 या उसके बाद, 1 अप्रैल 17, 1/4/2017 या उसके बाद सर्च होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, एओ के पास ऐसे एविडेंस है, ऐसे सबूत है एओ के पास कि इन 4 साल में जो इनकम एस्केप हुई है, जो एसएससी की अनडिस्क्लोज इनकम है या जो इनकम एस्केप हुई है, इन 4 साल में मिला के टोटल कितनी है, वो है 50 lakhs और मोर। कितनी है, 50 लाख या उससे ज़्यादा है। जो पीछे के 4 साल है, लास्ट के जो 4 साल है, उन 4 साल में जो एसएससी की इनकम एस्केप हुई है, जो एसएससी की इनकम 4 साल में टोटल मिला के एस्केप हुई है, वो कितनी है, 50 lakhs और मोर है। कितनी है, 4 साल में मिला के 50 lakhs और मोर है। एओ के पास ऐसे एविडेंस है। और वो किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांस डिपॉजिट इन बैंक। किस फॉर्म में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांस डिपॉजिट इन बैंक, इस फॉर्म में है। तो एओ क्या कर सकता है, पिछले 10 साल के भी रिटर्न मंगवा सकता है। 6 साल के तो मंगवा ही सकता है, और उससे बियॉन्ड जाने के लिए, उससे बियॉन्ड 4 साल जाने के लिए क्या कंडीशन है, एक तो सर्च कब होनी चाहिए, 1/4/17 और उसके बाद। दूसरी कंडीशन क्या, एओ के पास ऐसे एविडेंस है जो ये प्रूव करते हैं कि उन लास्ट के जो 4 साल हैं, 6 साल के बियॉन्ड के जो 4 साल हैं, उन 4 साल में जो इनकम एग्रीगेट मिला के जो एस्केप हुई है 50 लाख या उससे ज़्यादा की, किस फॉर्म में, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांस डिपॉजिट इन बैंक, इन फॉर्म में हुई है। तो वो इन 4 साल के भी क्या मंगवा सकता है, रिटर्न मंगवा सकता है। इन 4 साल के भी रिटर्न मंगवा सकता है एसएससी से। तो इस तरह से वो रिटर्न मंगवाएगा। ये अपने देख लिया। इसके बाद अब रिटर्न मंगवाएगा तो क्या होगा, जो पीछे के जो 6 साल है, 10 साल है, 6 के मंगाता तो 6, 10 मंगाता तो 10 से ज़्यादा नहीं जा सकता बियॉन्ड। तो जो लास्ट के 6 ईयर और जो 4 ईयर मतलब 6 या 10 जो साल हैं, इनका असेसमेंट अब कहाँ होगा, 153A में होगा। इन सभी ईयर्स का असेसमेंट कहाँ होगा, 153A में होगा। इन सभी सालों का असेसमेंट कहाँ होगा, 153A में होगा। इन सभी ईयर्स का असेसमेंट 153A में होगा। कहाँ से कहाँ तक, प्रीवियस ईयर 9-10 से लेकर के प्रीवियस ईयर 18-19, ये 10 ईयर्स हो गए। या तो 6 साल या 10 साल, अपन 10 साल मान लेते हैं। तो इन 10 साल का असेसमेंट क्या होगा, 153A में होगा। 153A में इन सभी साल का असेसमेंट होगा। यहाँ 1 साल का असेसमेंट नहीं होगा, ये ब्लॉक असेसमेंट होगा इन 10 सालों का। इन 10 सालों का यहाँ असेसमेंट होगा 153A में। अब मान लो 9-10 से 18-19 में कुछ असेसमेंट आपके ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ असेसमेंट आपके चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं, 143.3 या 144 में या 147 में आपके असेसमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं। आपके केस ऑलरेडी ओपन हो रखे हैं, या तो 143 में चल रहे हैं, कोई किसी साल का केस आपका 144 में चल रहा है, किसी साल का केस आपका 147 में चल रहा है। तो इनका क्या होगा, क्योंकि इन सालों का असेसमेंट तो 153 में होगा, तो ये सारे असेसमेंट क्या हो जाएंगे, आपके अबेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अबेट मतलब खत्म हो जाएंगे। तो जो भी असेसमेंट आपके ऑलरेडी चल रहे हैं या पेंडिंग है, वो सारे क्या हो जाएंगे, अबेट हो जाएंगे।
कौन से सेक्शन में चल रहे हैं, 143, 144 या 147 जो भी चल रहे हैं वो सारे के सारे अपडेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पेंडिंग हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और उन सबका असेसमेंट कहाँ होगा, उन सबका असेसमेंट होगा आपका 153A के अकॉर्डिंग। कहाँ होगा, 153A के अकॉर्डिंग उन सभी ईयर्स का असेसमेंट। और 143, 144 या 147 में कोई भी असेसमेंट आपका चल रहा है तो वो सब क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। अब इसके बाद ये रखा है जिस ईयर में सर्च हुई थी, जिस ईयर में सर्च हुई थी उसका क्या होगा, क्योंकि उससे पिछले 10 साल या 6 साल का असेसमेंट तो 153A में हो रहा है, तो जिस ईयर में सर्च हुई थी इसका क्या होगा, इसका भी एओ असेसमेंट करेगा, इसका भी एओ असेसमेंट करेगा। और कौन से सेक्शन में करेगा, इसका एओ असेसमेंट करेगा या तो 143 में करेगा या 144 में करेगा। इनमें एओ इसका भी असेसमेंट करेगा, या तो 143 में करेगा या 144 में करेगा, या तो 143 में करेगा या 144 में। जिस ईयर में सर्च स्टार्ट हुई थी उसका भी असेसमेंट करेगा एओ, या तो 143 में या 144 में। तो यहाँ पे ब्लॉक असेसमेंट होगा, पीछे के 10 साल या 6 साल का तो हो गई, और करंट ईयर जिस ईयर में सर्च हुई थी उसका भी होगा, उसका कहाँ होगा, 143 या 144 में होगा। अब मान लो आगे जाके क्या होता है, सर्च इनवैलिड हो जाती है, सर्च इनवैलिड हो जाती है, एसएससी अपील में चला जाता है, और अपील में आईटीटी क्या कर देती है, सर्च को इनवैलिड डिक्लेयर कर देती है, इनवैलिड हो गई सर्च। तो जो 153A वाले असेसमेंट है, ये 153A वाला सेक्शन है, इसका असेसमेंट भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। अब इनवैलिड हो गया तो ये अनुल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये अनुल्ड हो जाएगा। अब ये अनुल्ड कब से होगा, अनुल्ड कब से होगा, तो जैसे ही ऑर्डर आया तब से अनुल्ड हो जाएगा। साथ में जो आपके असेसमेंट पहले थे ना, ये 143 वाले, 144 वाले और 147 वाले जो अबेट हुए थे, ये जो अबेट हुए थे ये फिर से क्या हो जाएंगे, ये फिर से क्या हो जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे, फिर से क्या हो जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे, ये फिर से रिवाइव हो जाएंगे। मैंने क्या बोला, आप बाद में जाके क्या पता चलता है कि सर्च इनवैलिड थी, सर्च इनवैलिड थी तो 153A का असेसमेंट भी इनवैलिड हो गया। इनवैलिड हो गया तो 153A का असेसमेंट क्या हो जाएगा, अनुल्ड हो जाएगा। अनुल्ड हो गया तो जो आपके पहले के असेसमेंट जो अबेट हुए थे 143 में चल रहे थे या 147 या 147 में चल रहे थे, ये फिर से रिवाइव हो जाएंगे, फिर से रिवाइव हो जाएंगे, फिर से जीवित हो जाएंगे, फिर से रिवाइव हो जाएंगे। और अब एओ को इनको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ये रिवाइव कब से होंगे, रिवाइव करने की डेट दे रखी है जिस दिन कमिश्नर को अनुलमेंट का ऑर्डर आ गया, जिस दिन कमिश्नर को अनुलमेंट का ऑर्डर मिल गया, जिस दिन कमिश्नर को अनुलमेंट का ऑर्डर मिल गया उस दिन से क्या हो जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे, उस दिन से ये रिवाइव हो जाएंगे। तो ये केस था सर्च का। फिर से देखो सर्च का केस क्या था, सर्च के केस में असेसमेंट कैसे होगा, एओ क्या करेगा, एसएससी को नोटिस भेजेगा जिस ईयर में सर्च स्टार्ट हुई थी उससे पिछले 6 साल का, उससे पिछले 6 साल का नोटिस भेजेगा, उससे पिछले 10 साल का भी नोटिस भेज सकता है और 10 साल की भी रिटर्न मंगा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है, कंडीशन दो कंडीशन है। पहली कंडीशन सर्च कब होनी चाहिए स्टार्ट, 1 अप्रैल 17 है उसके बाद। दूसरी कंडीशन क्या है, जो लास्ट के जो 4 साल हैं, 6 साल के बियॉन्ड के जो 4 साल हैं, उनमें जो इनकम एस्केप हुई है वो टोटल मिला के कितनी होनी चाहिए, 50 लाख या उससे ज़्यादा की एस्केप होनी चाहिए। एओ के पास ऐसे सबूत होने चाहिए कि इनकम जो एस्केप हुई है 50 लाख या उससे ज़्यादा की, वो किस फॉर्म में हुई है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर, सिक्योरिटीज, लोन्स एंड एडवांस, डिपॉजिट इन बैंक, इस फॉर्म में हुई है। अब क्या होगा, जो पीछे के 6 साल और 10 साल है उनका असेसमेंट 153A में होगा। तो उन पीछे के 6 साल या 10 साल का कोई असेसमेंट अगर चल रहा है, मान लो 143 में चल रहा है या 144 में चल रहा है या 147 में चल रहा है, तो सब अपडेट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। इसके बाद करंट ईयर का असेसमेंट, जो जिस ईयर में सर्च हुई उसका असेसमेंट कहाँ होगा, 143 और 144 में होगा, और पीछे के 10 साल का असेसमेंट कहाँ होगा, 153A में होगा। इसके बाद मान लो 153A आगे जाके वॉइड हो जाता है, मतलब अनुल्ड हो जाता है, अनुल्ड मतलब सर्च इनवैलिड डिक्लेयर कर दी जाती है, तो 153A का असेसमेंट क्या हो गया, अनुल्ड हो गया, वॉइड हो गया। अब वॉइड हो गया तो जो पहले असेसमेंट आपके अबेट हुए थे वो फिर से क्या हो जाएंगे, रिवाइव हो जाएंगे। किस दिन से, जिस दिन कमिश्नर को अनुलमेंट का ऑर्डर मिला, जिस दिन कमिश्नर को अनुलमेंट का ऑर्डर रिसीव हुआ उस दिन से वो रिवाइव हो जाएंगे। ये केस था आपका सर्च वाला। अब इसमें दूसरा पॉइंट दे रखा है, असेसमेंट ऑफ अदर पर्सन, सेक्शन 153C। 153C में अदर पर्सन का असेसमेंट होगा। ये अदर पर्सन कौन है, देखो सर्च हुई थी मिस्टर ए के, मिस्टर ए रहता है जयपुर में, मिस्टर ए रहता है जयपुर में, मिस्टर ए के सर्च हुई थी। अब मिस्टर ए के बुक्स और डॉक्यूमेंट्स और असेट्स किसी और पर्सन के मिल गए, किसी और पर्सन मान लो मिस्टर बी के मिल गए, मिस्टर बी के बुक्स डॉक्यूमेंट्स असेट्स मिल गए मिस्टर ए के घर पे। पहला तो क्या मान लिया जाएगा, मिस्टर ए के, यही तो माना जाएगा मिस्टर ए के, यही तो अजम्पशन ली जाती है। लेकिन मान लो प्रूव हो जाता है, साफ पता चल रहा है कि वो बुक्स और असेट्स हैं, वो बुक्स और असेट्स हैं वो मिस्टर बी के हैं, और मिस्टर बी मुंबई में रहता है। ये साफ पता चल रहा है कि मिस्टर बी मुंबई में रहता है और वो बुक्स और असेट्स जो हैं, बुक्स और असेट्स जो हैं वो मिस्टर बी के हैं। तो ऐसे केस में क्या करेगा, जो जयपुर वाला एओ है जिसने सर्च करी थी, वो उन बुक्स और एसेट को मुंबई वाले एओ को हैंड ओवर कर देगा, वो मुंबई वाले एओ को उनको हैंड ओवर कर देगा। अब उसके बाद मुंबई वाला एओ चेक करेगा कि वो असेट्स वगैरह हैं, जो असेट्स वगैरह मिले हैं वो असेट्स वगैरह मिस्टर बी ने अपनी इनकम में डिस्क्लोज कर रखे हैं नहीं कर रखे, मतलब मिस्टर बी ने अपनी इनकम में दिखा रखे हैं नहीं दिखा रखे, वो मिस्टर बी ईमानदार आदमी है चोर आदमी है, वो चेक करेगा। अगर मिस्टर बी ईमानदार है, मिस्टर बी ने उस असेट्स को अपनी इनकम में दिखा रखे हैं, तो मुंबई वाला एओ उन असेट को मिस्टर बी को लौटा देगा, उन असेट को मिस्टर बी को लौटा देगा। लेकिन मान लो मिस्टर बी चोर निकला तो मुंबई वाला एओ क्या करेगा, जैसे मिस्टर ए का असेसमेंट हुआ है 153 में, जैसे मिस्टर ए का असेसमेंट हुआ है, पीछे के 6 साल या 10 साल की रिटर्न मंगवाई गई है, सेम टू सेम वैसे ही मिस्टर बी का क्या कर देगा, असेसमेंट कर देगा, सेम टू सेम वैसे ही मिस्टर बी का असेसमेंट कर देगा। तो मैंने क्या बोला, सर्च हुई मिस्टर ए जो जयपुर में रहता था और उसकी एसेट मिल जाती है मिस्टर बी की, जो साफ पता चल रहा है वो किसकी एसेट है, प्रूव हो गया मिस्टर बी की एसेट है। तो प्रूव हो गया तो अब
जयपुर का एओ क्या करेगा, उन असेट को मिस्टर बी का जो एओ है, मुंबई वाला एओ, उसको ट्रांसफर कर देगा। अब मुंबई वाला एओ चेक करेगा कि मिस्टर बी ईमानदार है या चोर है। वो देखेगा कि मिस्टर बी ने उन असेट को अपने रिटर्न में दिखाया या नहीं दिखाया, दिखा रखा है तो ठीक है लौटा देगा। लेकिन मिस्टर बी चोर निकला तो मुंबई वाले एओ क्या करेगा, जैसे मिस्टर ए का असेसमेंट हो रहा है 153A में, सेम टू सेम वैसा असेसमेंट वो मिस्टर बी का कर देगा 153A में। मिस्टर बी से भी वो पिछले 6 साल या 10 साल की रिटर्न मंगवाएगा और उसका सेम टू सेम 153A के अकॉर्डिंग क्या कर देगा, असेसमेंट कर देगा। अब यहाँ पे असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या रहेगा, तो देखो 153A का टाइम लिमिट क्या रहेगा, मतलब मिस्टर ए का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या रहेगा, जिस ईयर में सर्च कंप्लीट हुई उस ईयर के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर एओ को सारे साल का, जो भी 10 साल हैं उन सभी साल का असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। दूसरा, मिस्टर बी का असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट क्या रहेगा, तो जिस ईयर में सर्च कंप्लीट हुई उस ईयर के एंड से 12 महीने, और जिस महीने में जयपुर के एओ ने मुंबई के एओ को, जिस महीने में जयपुर के एओ ने मुंबई के एओ को क्या कर दिया, बुक्स और असेट हैंडओवर कर दिए, जिस महीने में जयपुर के एओ ने मुंबई के एओ को बुक्स और असेट हैंडओवर किए, उस महीने के एंड से 12 महीने के अंदर अंदर इन दोनों में से जो भी लेटर आएगा, जो भी लेटर डेट आएगी, तब तक असेसमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा। वैसे ये असेसमेंट को कंप्लीट करने की टाइम लिमिट ज़्यादा काम की नहीं होती, पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ज़्यादा काम की होती नहीं है। ये था आपका सर्च वाला केस जो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट आप एक बार देख लो, जो मैंने समरी वापस बनाई है। देखो 143 और 144 में अपने देखा था 12 मंथ्स में करना पड़ता है फ्रॉम एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। 147 में अपने देखा था जिस ईयर में नोटिस सर्व हुआ 148 वाला, उस ईयर के एंड से 12 महीने में करना पड़ता है। सर्च के केस में भी 12 महीने दे रखे हैं, लेकिन सर्च के केस में 153 में क्या दे रखा है, जिस महीने में सर्च कंप्लीट हुई उस महीने के एंड से, उस ईयर के एंड से 12 महीने। और 153 में दे रखा है, 153C में दे रखा है जिस ईयर में सर्च कंप्लीट हुई उस ईयर के एंड से 12 महीने, या जिस महीने में एओ ने जयपुर के एओ ने मुंबई के एओ को बुक्स या असेट हैंडओवर किए उस महीने के एंड से 12 महीने, इन दोनों में से जो भी लेटर होगा वो डेट। तो ये असेसमेंट कंप्लीट करने की डेट सभी में 12 महीने दे रखी है। पहले क्या होती थी, किसी में 21 महीने होती थी, किसी में 18 होती थी, लेकिन अब 12 मंथ है। आपको 12 मंथ वाली अगर याद रखनी है तो ये याद रख लो, वैसे काम की नहीं होती, ये डेट ज़्यादा काम की नहीं होती। अब ये तो असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम लिमिट है, लेकिन इसमें कुछ नोट दे रखा है। नोट क्या दे रखा है, अगर मान लो एओ केस को टीपीओ को ट्रांसफर कर देता है, एओ अपना केस टीपीओ को रेफर कर देता है, असेसिंग ऑफिसर अपना केस किसको रेफर कर देता है, टीपीओ को रेफर कर देता है। टीपीओ को कब रेफर करता है, जब वो ट्रांसफर प्राइसिंग का केस होता है और आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करवानी होती है, तो एओ को ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, वो टीपीओ को केस ट्रांसफर कर देता है। तो एओ अपना केस किसको ट्रांसफर कर देता है, टीपीओ को ट्रांसफर कर देता है 92CA में। तो इन सभी केस में आपको 12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। मतलब ये 12 महीने है तो 24 महीने मिल जाएंगे आपको। अगर एओ अपना केस टीपीओ को ट्रांसफर कर देता है तो इन सभी केस में आपको 12 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। 12 के कितने महीने मिल जाएंगे, 24 मंथ्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दे रखा है कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पे एओ का टाइम खराब हो जाता है, एओ का टाइम बर्बाद हो जाता है। तो एओ का जितना भी टाइम खराब हुआ, जितना भी टाइम बर्बाद हुआ, उतना एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। वो कौन कौन से केस हैं वो देख लो। पहला केस आपको याद है 143.3 में मैंने बताया था आपको कि कोई इंस्टीट्यूशन है जिसकी जो सेक्शन 10 की एग्जामिशन लेता है, एओ उसकी स्क्रूटनी कर रहा है। अब एओ उसको सेक्शन 10 की एग्जामिशन नहीं देना चाहता, तो एओ को क्या करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ता है कंट्रावेंशन के बारे में, और जब तक उस इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल विड्रॉ नहीं हो जाती तब तक का वेट करना पड़ता है। तो एओ का टाइम वहाँ वेस्ट होता है। तो जितना टाइम वहाँ वेस्ट हुआ उतना एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। दूसरा, एओ के पास इस पावर होती है कि वो स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे सकता है। तो मान लो एओ ने स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन दे दी, तो स्पेशल ऑडिट में जितना टाइम वेस्ट हुआ 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, उतने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 12 महीने तो मिलेंगे, ये 12 महीने, मान लो 40 दिन स्पेशल ऑडिट में बर्बाद हुए तो 40 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो कितना मिल जाएगा, 12 महीने 40 दिन। तो इस तरह से टाइम मिलेगा। तीसरा केस है, मान लो एओ केस किसको रेफर कर देता है, वैल्यूएशन ऑफिसर को, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने वैल्यू करने में जितना टाइम वेस्ट किया उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चौथा केस, मान लो असेसी एप्लीकेशन करता है इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन में और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, तो इसमें जितना टाइम वेस्ट हुआ वो एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके बाद असेसी ने एप्लीकेशन करी ऑथोरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में और उसमें जितना टाइम वेस्ट हुआ रूलिंग में, तो उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके बाद मान लो एओ को इंडिया के बाहर से इन्फॉर्मेशन मंगवानी है, तो जितना टाइम इन्फॉर्मेशन मंगाने में वेस्ट हुआ, जितना टाइम सेक्शन 90 के अंदर इन्फॉर्मेशन मंगाने में वेस्ट हुआ, उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। इसके बाद दे रखा है, मान लो असेसमेंट पे कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो जितना टाइम स्टे में वेस्ट हुआ, जितना टाइम का स्टे था उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो ये पॉइंट क्या बोलता है, जहाँ जहाँ एओ का टाइम वेस्ट होता है उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। याद नहीं रखना आपको, बस इतना याद रखना है, जहाँ जहाँ एओ का टाइम वेस्ट होता है उतना टाइम एओ को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। और अगर केस टीपीओ को ट्रांसफर हो जाता है तो एओ को 12 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो 12 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब आ जाओ सेक्शन 154 पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। सेक्शन 154, ये रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक क्या है, तो जो डिपार्टमेंट वाले हैं, डिपार्टमेंट वाले चाहे वो एओ हो, चाहे सीआईटी हो, चाहे सीआईटी अपील हो, तीनों डिपार्टमेंट वाले माने जाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक है इनके ऑर्डर में, कोई भी मिस्टेक है जो एपरेंट ऑन रिकॉर्ड है, जो साफ साफ पता चल रही है मिस्टेक है, कोई लिटिगेशन नहीं है, साफ साफ क्या चल रही है, पता चल रही है मिस्टेक है। जैसे मान लो एओ ने क्या किया अपने ऑर्डर में, अपने असेसमेंट ऑर्डर में एक रूरल एग्रीकल्चर लैंड थी,
साफ पता चल रहा था रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, एओ ने उसको अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मान के कैपिटल गेन निकाल दिया। या मान लो एओ ने अपने ऑर्डर में डिविडेंड इनकम 50,000 थी, उसको गलती से 5 लाख लिख दिया, या 50,000 थी उसको 5,000 लिख दिया, तो ये क्या होती है? मिस्टेक एपरेंट ऑन रिपोर्ट। तो कोई ऐसी मिस्टेक है जो साफ पता चलती है वो मिस्टेक है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं? उस ऑर्डर को, अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई करके अमेंड कर सकते हैं, उस ऑर्डर को रेक्टिफाई करके अमेंड कर सकते हैं, उस ऑर्डर को रेक्टिफाई करके अमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी इंटीमेशन में मिस्टेक है, अगर मान लो इंटीमेशन में मिस्टेक हो गई या टीडीएस के टीसीएस के इंटीमेशन में मिस्टेक हो गई, तो उस इंटीमेशन को भी रेक्टिफाई करके वो क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं। वैसे इंटीमेशन में होती नहीं क्योंकि कंप्यूटराइज होता है, लेकिन फिर भी मान लो कंप्यूटराइज मिस्टेक हो गई तो भी उसको अमेंड कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट वाले क्या कर सकते हैं? कोई भी मिस्टेक ऐसी है जो कैसी है? एपरेंट ऑन रिकॉर्ड है, जो साफ पता चलती है वो मिस्टेक है, कोई लिटिगेशन नहीं है, ऐसी मिस्टेक वो उसके ऑर्डर में होता है चाहे इंटीमेशन में, उसको क्या कर सकते हैं? वो अमेंड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दे रखा है, अब जो रेक्टिफिकेशन होगा या तो डिपार्टमेंट वाले अपने ओन मोशन पे करेंगे या एसएससी की एप्लीकेशन पे करेंगे। या तो ओन मोशन कर देंगे, खुद उनको मिस्टेक पता चलती है खुद ठीक कर देंगे, खुद पता नहीं चलती तो एसएससी ने एप्लीकेशन करा तब कर सकते हैं ठीक। अब मान लो एसएससी एप्लीकेशन करता है तो एसएससी को कोई फीस नहीं देनी, रेक्टिफिकेशन करवाने के लिए कोई फीस नहीं देनी, ना ही कोई फॉर्म है, उसके पास ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। अब टाइम लिमिट कब तक कर सकते हैं रेक्टिफिकेशन? अगर वो ओन मोशन पे करते हैं तो जिस ईयर में वो मिस्टेक वाला ऑर्डर पास हुआ था उस ईयर के एंड से 4 साल के अंदर अंदर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जिस ईयर में मिस्टेक वाला ऑर्डर पास हुआ था उस ईयर के एंड से 4 साल के अंदर अंदर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन एसएससी की एप्लीकेशन पे करते हैं तो जिस मंथ में एसएससी की एप्लीकेशन रिसीव हुई, जिस मंथ में डिपार्टमेंट वालों को एसएससी की एप्लीकेशन रिसीव हुई, उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर रेक्टिफाई करना पड़ेगा। लेकिन एसएससी एप्लीकेशन कब तक कर सकता है? एसएससी को 4 साल में एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, 4 साल के बाद एसएससी एप्लीकेशन नहीं कर सकता। लेकिन अगर एसएससी की एप्लीकेशन मिल जाती है डिपार्टमेंट वालों को, तो जिस मंथ में एसएससी की एप्लीकेशन रिसीव हुई उस मंथ के एंड से 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफाई करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये पार्शियल मर्जर वाला जो पॉइंट है वो यहाँ भी अप्लाई होता है कि मान लो उस ईयर का ऑर्डर क्या था? अपील रेफरेंस रिवीजन में डिसाइड हो चुका, अपील रेफरेंस रिवीजन में फाइनल हो चुका, तो उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है क्या? तो जो मैटर अपील रिवीजन वगैरह में क्या हो चुके? फाइनल हो चुके, जो मैटर अपील रिवीजन में कंसिडर हो चुके, डिसाइड हो चुके, तो उन मैटर को तो रेक्टिफाई नहीं कर सकता एओ। लेकिन जो अदर मैटर है उनको एओ क्या कर सकते हैं? रेक्टिफाई अमेंड कर सकते हैं। ये बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। जैसे 147 में था सेम टू सेम यहाँ, तो उस ईयर का ऑर्डर मान लो अपील रेफरेंस रिवीजन वगैरह में डिसाइड हो चुका, तो जो मैटर अपील रिवीजन में फाइनल हो चुके उन मैटर को एओ रेक्टिफाई नहीं कर सकता, उनको तो जो अथॉरिटी ने फाइनल किया है आईटीटी वगैरह वो अपने अकॉर्डिंग रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन जो अदर मैटर है उनको एओ क्या कर सकता है? रेक्टिफाई कर सकता है। इसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। इसके बाद सेक्शन 156 डिमांड नोटिस। अब मान लो एसएससी का कोई टैक्स बनता है, कोई इंटरेस्ट बनता है, कोई पेनल्टी बनता है, कोई अदर सम बनता है, कोई फीस वगैरह बनती है, जो भी ड्यू बनती है एसएससी पे, तो वो एसएससी को पे करनी पड़ेगी। उसके लिए एओ क्या भेजेगा? एसएससी को डिमांड नोटिस सर्व करेगा और बताएगा इतना पेमेंट आपको बनता है। और एओ को डिमांड नोटिस भेजना कंपलसरी है। अगर एओ डिमांड नोटिस नहीं भेजता तो जो पूरी रिकवरी प्रोसीडिंग है सब इनवैलिड हो जाएगी। एओ को डिमांड नोटिस भेजना कंपलसरी, एओ डिमांड नोटिस भेजेगा और एसएससी को पे करना पड़ेगा। अब एसएससी कब तक पे करता है? सेक्शन 220 में बता रखा है एसएससी को 30 डेज के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा। जैसे डिमांड नोटिस आया उसके 30 डेज में पे करना पड़ेगा। अगर एसएससी 30 डेज में पे नहीं करता तो एसएससी के ऊपर 221 वाली पेनल्टी लग जाएगी। जितना भी टैक्स इंटरेस्ट बन रहा है उतनी अमाउंट की पेनल्टी एओ लगा सकता है। और उसके बाद भी रिकवरी नहीं हो पाती तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग एसएससी के अगेंस्ट में इनिशिएट की जाएंगी। टैक्स रिकवरी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा, वो एसएससी की प्रॉपर्टी वगैरह बेचेगा। वो सब अपन ने टीडीएस वाले चैप्टर में देख लिया। तो ये होगा, ये डिमांड नोटिस वाला अपन ने पॉइंट देखा। अब अगला सेक्शन 292 बीबी, ये भी यहाँ से लिंक है। देखो एओ को काफ़ी सारे सेक्शन में नोटिस भेजना पड़ता है, जहाँ भी वो असेसमेंट करता है उसको नोटिस भेजना पड़ता है। जैसे देखो 143(2) जब वो स्क्रूटनी करता है तो उसको 143(2) का नोटिस भेजना पड़ता है 6 महीने में। ऐसे ही 144 में शो कॉस्ट नोटिस भेजना पड़ता है। ऐसे ही 147 में उसको 148 का नोटिस सर्व करना पड़ता है। ऐसे ही उसको 153A में भी नोटिस भेजना पड़ता है। तो जहाँ भी वो स्क्रूटनी वगैरह असेसमेंट वगैरह करता है उसको नोटिस भेजना पड़ता है। अब मान लो एओ ने नोटिस टाइम पे नहीं भेजा, स्क्रूटनी का नोटिस 6 महीने में भेजना था, उसने 6 महीने के बाद भेजा, या उसने मान लो नोटिस में कुछ गड़बड़ कर दी, नोटिस प्रेस्क्राइब फॉर्म में नहीं भेजा या नोटिस डिफेक्टिव भेजा, तो वो नोटिस वैलिड बन जाएगा। अगर एसएससी क्या कर देता है? अगर एसएससी एओ को कोऑपरेट कर देता है, और एसएससी का असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाता है, तो एओ ने नोटिस डिफेक्टिव भेजा, एओ ने नोटिस लेट भेजा, तो वो लेट वाला नोटिस भी और डिफेक्टिव नोटिस भी क्या बन जाएगा? वैलिड बन जाएगा। अगर एसएससी क्या कर देता है? एओ को कोऑपरेट कर देता है और एसएससी का असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाता है। तो असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद एसएससी ये नहीं बोल सकता कि उसके पास नोटिस आया नहीं था, या टाइम पे नहीं आया था, या इम्प्रॉपर मैनर में आया था। अब ये नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन एसएससी असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले ऑब्जेक्शन उठा लेता है। अगर एसएससी असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले ऑब्जेक्शन उठा लेता है तो वो नोटिस इनवैलिड रहेगा। लेकिन असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्शन उठाता है तो कुछ नहीं हो सकता। अब डिपार्टमेंट वालों के मजे हो गए, नोटिस भी गलत भेजा, नोटिस भी लेट भेजा और असेसमेंट भी हो गया।
तो ये डिपार्टमेंट वालों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेक्शन बना रखा है। इसका डिपार्टमेंट वाले काफ़ी ज़्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि एसएससी क्या होते हैं, अनपढ़ होते हैं, कुछ ज्ञान तो होता नहीं उनको। आपको भी पता है एसएससी कौन होंगे, सारे सीए तो थोड़ी होते हैं। तो एसएससी अनपढ़ होते हैं, ज्ञान होता नहीं है। डिपार्टमेंट वालों ने उनको नोटिस भेजा, लेट भी भेजा, मानो लेट भी भेजा, तो रिप्लाई दे देते हैं, उनका असेसमेंट भी कंप्लीट हो जाता है, फिर सीए के पास जाते हैं और अब कुछ नहीं हो सकता। अगर वो पहले चले जाते मान लो सीए के पास, तो सीए को पता चल जाता है इसे नोटिस लेट भेजा है, वो नोटिस ही इनवैलिड हो जाता, काम ही खत्म हो जाता। नोटिस इनवैलिड हो जाता तो कुछ चेकिंग करने की जरूरत ही नहीं थी, काम ही खत्म। लेकिन ये फ़ायदा उठाते हैं डिपार्टमेंट वाले इसका, इस सेक्शन का काफ़ी। ये था आपका 292 BB। अब आते हैं अपन फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस असेसमेंट ये क्यों आया फेसलेस असेसमेंट? तो देखो आपको भी पता है क्या होता है इंडिया में, कितना करप्शन है, क्या क्या चलता है। एओ नोटिस भेज के एसएससी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाता है, डिपार्टमेंट में जाता है एसएससी, डॉक्यूमेंट्स ले जाता है, एक गड्डी रखता है ऊपर पैसों की और केस खत्म। ये चलता है इंडिया में पूरा, ये चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने इस करप्शन को रोकने के लिए, जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, इसको रोकने के लिए फेसलेस असेसमेंट वाला प्रोसीजर लेके आई गवर्नमेंट। ई असेसमेंट होगा, अब से एसएससी का क्या होगा, ई असेसमेंट होगा। ई असेसमेंट की गवर्नमेंट प्रोविजन लेके आई, जो इफेक्टिव होंगे कब से, 1 अप्रैल 2021 से। अभी इफेक्टिव नहीं है, 1 अप्रैल 2021 से इफेक्टिव होंगे। तो एक सेक्शन बनाया गवर्नमेंट ने, सेक्शन 144B। 144B जो बनाया है वो 2 सेक्शन के असेसमेंट के लिए बनाया है। एक तो स्क्रूटनी असेसमेंट 143(3) वाला और एक 144 वाला बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इन दोनों के लिए कौन सा सेक्शन बना दिया, ई असेसमेंट के लिए 144B बनाया। आप बोलोगे 147 के लिए क्या किया, उसके लिए अभी स्कीम आई नहीं है, उसके लिए भी स्कीम आई नहीं है, उसके लिए भी स्कीम आएगी, वो बाद में आएगी, उसके लिए अलग से सेक्शन आएगा, दूसरा सेक्शन। तो ये फेसलेस असेसमेंट का सेक्शन बनाया 144B। 144B कौन से सेक्शन के लिए, एक तो 143(3) वाले असेसमेंट के लिए, एक 144 वाले असेसमेंट के लिए, ताकि ये फर्जीवाड़ा जो होता है ना, जो रिश्वतखोरी होती है, जो करप्शन होता है, उसको खत्म किया जा सके। तो ये एप्लीकेबल कब से, 1/4/2021 से एप्लीकेबल है। कैसे है ई असेसमेंट स्कीम, एक बार अपन देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो इस ई असेसमेंट स्कीम में देखो सबसे पहले होगी एक सेंट्रल बॉडी जो होगी नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। जो क्या होगी, नेशनल ई असेसमेंट सेंटर। जो सेंट्रल बॉडी का ऑफिस कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। ये सेंट्रल बॉडी का ऑफिस कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। इस सेंट्रल बॉडी का ऑफिस होगा दिल्ली में। इसके नीचे होंगे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर, जो रीजनल सेंटर होंगे, जिसको अपन बोलेंगे आरईसी। सेंट्रल बॉडी को बोलेंगे अपन एनईसी, रीजनल ई असेसमेंट सेंटर को बोलेंगे अपन आरईसी, जिनका रीजनल सेंटर होगा। और ये रीजनल सेंटर कहाँ होंगे, ये इंडिया के काफ़ी सारे स्टेट में होंगे। जयपुर में हो गया मान लो, एक हो गया मान लो लखनऊ में हो गया, एक बेंगलोर में हो गया, एक चेन्नई में हो गया, एक कलकत्ता में हो गया, गुड़गांव में हो गया। तो ऐसे रीजनल ई असेसमेंट सेंटर बनेंगे। अब इन रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में, हर रीजनल ई असेसमेंट सेंटर में, हर आरईसी में 4 यूनिट होंगी। हर आरईसी में 4 यूनिट होंगी। एक होगी असेसमेंट यूनिट, एक होगी वेरिफिकेशन यूनिट, एक टेक्निकल यूनिट, एक रिव्यू यूनिट। AU VU TU RU, AU VU TU RU, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट, ये 4 यूनिट होंगी। अब आप बोलोगे 4 यूनिट होंगी, इनका क्या होगा काम? तो जो असेसमेंट यूनिट है इसका मेन काम होगा, ये करेगी असेसमेंट फंक्शन। जो मेनली एओ करता है ना, एसएससी की खर्चे डिसलाउ करता है, इनकम बढ़ाता है, ये सारे काम कौन करेगी, एसएससी की चेकिंग करता है, ये करेगी असेसमेंट यूनिट। जो मेन काम एओ का होता है वो कौन करेगी, असेसमेंट यूनिट करेगी। एसएससी का असेसमेंट कौन करेगी, असेसमेंट यूनिट करेगी। असेसमेंट का फंक्शन होगा। वेरिफिकेशन यूनिट का क्या काम होगा, कुछ वेरिफिकेशन करना है, कुछ इंक्वायरी करनी है, कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स को चेकिंग करनी है, वो कौन कर देगी, वेरिफिकेशन यूनिट करेगी। टेक्निकल यूनिट का क्या काम होगा, एयू को टेक्निकल असिस्टेंस देने का। एयू को टेक्निकल असिस्टेंस कैसे, मान लो एयू को किसी प्रोविजन में दिक्कत आ रही है, तो प्रोविजन को कौन समझाएगी, टेक्निकल यूनिट। मान लो एयू को आर्म्स लेंथ प्राइस कैलकुलेट करवाना है, पहले तो एयू क्या करता था, टीपीओ से करवा लेता था, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। अब वो किससे करवाएगा, टेक्निकल यूनिट से। मान लो एयू को कुछ स्पेशल कैलकुलेशन करवानी है, इनकम टैक्स में काफी सारी वैल्यूएशन होती है, वो वैल्यूएशन करवानी है, किससे करवाएगा, टेक्निकल यूनिट से। तो टेक्निकल असिस्टेंस करेगी टेक्निकल यूनिट। और लास्ट में होती है रिव्यू यूनिट। ये क्या करेगी, एयू जो है असेसमेंट यूनिट, इसके जो ये ड्राफ्ट ऑर्डर बनाएगी, जो असेसमेंट ऑर्डर बनाएगी ड्राफ्ट ऑर्डर, उसका रिव्यू करेगी। उसका रिव्यू करेगी कौन, रिव्यू यूनिट। तो 4 यूनिट होंगी, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट, रिव्यू यूनिट। असेसमेंट यूनिट का फंक्शन क्या होगा, असेसमेंट करने का, वेरिफिकेशन यूनिट का वेरिफिकेशन करने का, टेक्निकल यूनिट का टेक्निकल असिस्टेंस देने का, और रिव्यू यूनिट का रिव्यू ऑफ ड्राफ्ट ऑर्डर। तो जो वीयू और टीयू है वो एयू की हेल्प करेंगे, वीयू और टीयू एयू की हेल्प करेंगे। अब आप बोलोगे इनमें ऑफिसर कौन होंगे, तो देखो जो एनईसी है, एनईसी में जो असेसिंग ऑफिसर के दादा होता है ना, दादा, पीजी, डीआईटी, डीजीआईटी, पीसीसीआईटी, वो सब कहाँ बैठेंगे, एनईसी में। असेसिंग ऑफिसर के दादा रहेंगे यहाँ। अब असेसिंग ऑफिसर के जो पापा होते हैं, पापा कौन, सीआईटी, सीसीआईटी या डीआईटी, डीडीआईटी, जो असेसिंग ऑफिसर के पापा होते हैं, पापा कहाँ बैठेंगे, मेनली रीजनल सेंटर में। अब जो असेसिंग ऑफिसर है वो असेसिंग ऑफिसर इन 4 यूनिट में रहेंगे। असेसिंग ऑफिसर इन 4 यूनिट में असेसिंग ऑफिसर रहेंगे। कौन कौन से असेसिंग ऑफिसर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्यूटी कमिश्नर, इनकम टैक्स ऑफिसर, एडिशनल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्यूटी डायरेक्टर वगैरह, ये सारे इसमें बैठेंगे। साथ में ये अपने साथ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जो होते हैं, जो क्लरिकल काम करेंगे, लेबरिंग वाला, आर्टिकल वाला काम करेंगे, वो भी इनके साथ बैठे रहेंगे। तो इन 4 यूनिट में असेसिंग ऑफिसर वगैरह और जो छोटे ऑफिसर हैं वो बैठेंगे। और एनईसी में मैंने बता दिया आपको दादा, आरईसी में पापा, और यहाँ पे असेसिंग ऑफिसर बैठेंगे।
अब इनका काम क्या होगा, देखो यहाँ पे जो भी चीज़ें होंगी ना, इन सब के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा सब इलेक्ट्रॉनिक होगा। यहाँ कुछ भी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक होंगी। और सब चीज़ें किसके थ्रू होंगी, NEC के थ्रू। जो हेड ऑफिस है ना, हेड ऑफिस के थ्रू होंगी। मतलब AU को कुछ भी चीज़ें चाहिए उसको NEC के पास जाना पड़ेगा, उसको NEC के पास जाना पड़ेगा। AU को असेसमेंट करने के लिए कुछ भी चीज़ चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा, उसको NEC के पास। वो ऐसा नहीं कि AU यहाँ से उठ गया, यहाँ से उठ के यहाँ चल दिया, यहाँ से उठ के यहाँ चल दिया, ऐसा नहीं होगा। AU को कहाँ जाना पड़ेगा, NEC के पास जाना पड़ेगा। कुछ भी करना है AU को, कुछ भी चीज़ें चाहिए NEC के पास। ये आपस में बातें नहीं कर सकते, इनको NEC से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। अब प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर देखो आप, सबसे पहले देखो मैंने बताया अभी 2 केस कवर्ड है, कौन कौन से, एक तो 143 वाला असेसमेंट स्क्रूटनी वाला, एक 144 वाला। तो सबसे पहले जो यहाँ पे नोटिस भेजेगा, देखो वहाँ नोटिस कौन भेजता था, 143(2) में AO भेजता था, यहाँ नोटिस कौन भेजेगा, NEC सर्व करेगी। NEC SSC को नोटिस भेजेगी 143(2) का, जिस भी SSC की स्क्रूटनी करनी है उसको नोटिस भेजेगी NEC 143(2) का। अगर 143(2) वाला केस है तो मतलब स्क्रूटनी वाला केस है तो। लेकिन मान लो 144 वाला केस है, SSC ने कुछ चीज़ कंप्लाई नहीं करी, तो NEC SSC को इंटीमेट कर देगी, हम आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने जा रहे हैं, ऐसा बता देगी। तो NEC 143(2) का नोटिस भेजेगी या तो SSC को, या अगर 144 वाला केस है तो NEC SSC को इंटीमेट कर देगी। इसके बाद NEC उस SSC का केस किसी भी AU को असाइन कर सकती है, किसी भी AU को असाइन कर सकती है। वो जयपुर वाले AU को भी कर सकती है, मुंबई वाले AU को भी कर सकती है, कलकत्ता वाले AU को भी कर सकती है, बेंगलोर वाले AU को भी कर सकती है, किसी को भी कर सकती है। लेकिन वो अपनी इच्छा से असाइन नहीं करेगी, वो ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर है, उसमें SSC का नाम डालेगी। वो सॉफ्टवेयर जिसको भी चुनेगा, उस सॉफ्टवेयर को जैसे घुमाते नहीं अपन करते हैं कैसीनो में होता है, सेम वैसे ही वो जिसको भी चुनेगा उसको वो केस असाइन कर देगी। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम में नाम डालेगी SSC का, और वो सॉफ्टवेयर जिस भी AU को चुनेगा, बेंगलोर वाले को, मुंबई वाले को, जयपुर वाले को, गुड़गांव वाले को, उसको केस असाइन कर देगी। वो अपने मन से नहीं करेगी NEC भी, तो इस तरह से वो केस असाइन कर देगी। अब AU को केस मिल गया, मान लो जयपुर वाले AU को केस मिल गया, अब AU क्या करेगा, अब AU असेसमेंट करेगा, हवा में तो करेगा नहीं, उसको भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो AU क्या करेगा, NEC को रिक्वेस्ट करेगा, NEC को बोलेगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, मुझे ये एविडेंस चाहिए, SSC के रिगार्डिंग मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये एविडेंस चाहिए असेसमेंट करने के लिए। या तो मुझे SSC से चाहिए या अदर पर्सन से भी मांग सकता है। अदर पर्सन मतलब SSC के बैंक से, या SSC जिस कंपनी में काम करता है उससे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो, तो वो खुद नहीं मांगेगा, वो NEC से रिक्वेस्ट करेगा। अब NEC क्या करेगी, जिस पर्सन से जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस पर्सन को नोटिस इशू कर देगी, और वो पर्सन क्या करेगा, वो SSC या जो अदर पर्सन है वो SSC या अदर पर्सन क्या करेगा, NEC को इन्फॉर्मेशन भेजेगा। वो AU को नहीं भेजेगा डायरेक्ट, वो NEC को भेजेगा। SSC जानता ही नहीं है उसका AU कौन है, या AU जानता ही नहीं उसका SSC कौन है, कोई यहाँ जानता नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं पता कि SSC का असेसमेंट कौन कर रहा है या कौन सा SSC, कुछ नहीं पता। यहाँ सब इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो ताकि करप्शन ना हो, इसलिए तो लाया गया ये। तो NEC क्या कर देगी, इशू कर देगी SSC को नोटिस, और SSC उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन भेज देगा, और NEC वो डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन किसको भेज देगी, AU को भेज देगी। अब कैसे भेजेगी, सब इलेक्ट्रॉनिकली, सबको स्कैन कर करके इलेक्ट्रॉनिकली भेजेगी, सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली होंगी। दूसरा, मान लो AU को कुछ इंक्वायरी करवानी है, कुछ वेरिफिकेशन करवाना है, कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन करवाना है, या बुक्स ऑफ अकाउंट्स या डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करवानी है, तो AU रिक्वेस्ट कर सकता है NEC से कि उसका केस किसी VU को असाइन कर दिया जाए। तो NEC को रिक्वेस्ट करेगा, AU खुद नहीं जाएगा VU के पास, AU NEC को रिक्वेस्ट करेगा। अब NEC क्या करेगी, किसी भी VU को AU का केस साइन कर देगी। कैसे साइन करेगी, वही सेम ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम, उसी सॉफ्टवेयर से किसी भी VU को NEC क्या कर देगी, AU का वो केस, AU की वो रिक्वेस्ट असाइन कर देगी। इसके बाद मान लो AU रिक्वेस्ट करता है NEC से टेक्निकल असिस्टेंस, वो AU खुद नहीं मांगेगा TU से टेक्निकल असिस्टेंस, वो NEC से रिक्वेस्ट करेगा, और NEC क्या करेगी, किसी भी TU को उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑटोमेटेड एलोकेशन सिस्टम के थ्रू किसी भी TU को वो केस असाइन कर देगी, और उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंस वगैरह मिल जाएगा AU को। अब AU को सब चीज़ें हो गई AU को, इसके बेस पे AU क्या करेगा, मटेरियल एविडेंस जो AU को मिले, जो भी डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन जो भी AU को मिले, उसके बेस पे AU अपना ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा। यहाँ फाइनल ऑर्डर नहीं बनाएगा, वो पहले ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बनाएगा अंडर सेक्शन 143 या 144, जो भी केस है उस अकॉर्डिंग वो ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बना देगा और NEC को भेज देगा। NEC को ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर बना देगा। अब मान लो SSC ने इनकम बताई थी 50 लाख रुपए, AU ने इनकम कर दी, मान लो AU ने भी इनकम 50 लाख रखी या 50 लाख से कम कर दी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो AU ने इनकम कर दी 80 लाख, 50 लाख SSC ने बताई थी, AU ने इनकम 80 लाख कर दी, तो वेरिएशन क्या है, SSC के लिए हार्मफुल है, वेरिएशन SSC के लिए हार्मफुल है। NEC ऐसे केस में क्या करेगा, एक बार SSC को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देगा, SSC को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देगा, उसको बोलेगा कि हमारे AU ने आपकी इनकम 50 लाख से 80 लाख कर दी है, आपको इस रिगार्डिंग कुछ कहना है तो कह दो, आपको इस रिगार्डिंग कुछ कहना है तो कह दो, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देगा। दूसरा, AU ने इनकम मान लो 50 की जगह 80 कर दी, या 50 की जगह 40 कर दी, या 50 की 50 रहने दी। अब NEC चाहता है कि ये AU ने ठीक से काम नहीं किया, तो NEC क्या कर सकता है, NEC क्या कर सकता है, उस ड्राफ्ट ऑर्डर का रिव्यू करवा सकता है। NEC क्या कर सकता है, उस ड्राफ्ट ऑर्डर का रिव्यू करवा सकता है, किससे, रिव्यू यूनिट से। अब कौन से रिव्यू यूनिट, कोई सा भी रिव्यू यूनिट
किसके थ्रू चूज़ करेगा? सेम सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर के थ्रू वो किसी भी रिव्यू यूनिट से क्या कर सकता है? रिव्यू करवा सकता है उस ड्राफ्ट ऑर्डर का। ये एनईसी के पास पावर है, चाहे तो करवा सकता है। उसको लगता है कि एयू ने ठीक से काम नहीं किया, एयू ने एसएससी की इनकम गलत निकाली है, तो वो रिव्यू भी करवा सकता है। इसके बाद ये सब होने के बाद, रिव्यू वगैरह होने के बाद, एनईसी क्या करेगा? लास्ट में ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनल कर देगा। लास्ट में अपना साइन करेगा। यहाँ एयू का साइन नहीं होता, यहाँ एनईसी का साइन होगा। एनईसी क्या करेगा? लास्ट में ड्राफ्ट ऑर्डर को फाइनलाइज कर देगा और उस फाइनल ऑर्डर की कॉपी एसएससी को भेज देगा। उस फाइनल ऑर्डर की कॉपी एसएससी को भेज देगा और एसएससी को बता देगा कि एसएससी का डिमांड कितना बन रहा है या रिफंड कितना बन रहा है, ये एसएससी को बता देगा। ये यहाँ इस तरह से असेसमेंट होगा। यहाँ एओ और एसएससी के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा। एसएससी को पता ही नहीं है कि कौन उसका असेसमेंट कर रहा है, को पता ही नहीं है कि कौन सा ऑफिसर असेसमेंट कर रहा है। आज के ज़माने में तो पता चल जाता था क्योंकि फिजिकल होता था सब चीज़ें, लेकिन ई असेसमेंट में एसएससी को पता ही नहीं है कौन उसका असेसमेंट कर रहा है। अब इसमें अदर पॉइंट दे रखे 3 अदर पॉइंट। पहला पॉइंट दे रखा है जो भी एनईसी है, आरईसी है, एयू है, वीयू है, टीयू, आरयू, एसएससी या अदर पर्सन है, इन सब में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ओनली इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। कुछ भी फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी, सबकी सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में होगा। दूसरा पॉइंट है, देखो आज के केस में जो फिजिकल वाला केस जो था, जो अभी चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, प्रेजेंट सिस्टम में क्या होता था? एसएससी डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सबमिट करता ही था एओ को, एओ के ऑफिस में जाके, एओ के डिपार्टमेंट में जाके। लेकिन मान लो एसएससी कभी कभी क्या करता था, कुछ चीज़ें वो डॉक्यूमेंट्स में समझा नहीं पाता, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से समझा नहीं पाता था, तो वो वहाँ जाके पर्सनल हियरिंग कर देता था, पर्सनली एओ को बोल के बता देता था कि ये ऐसा है, ये ट्रांजेक्शन ऐसा है। लेकिन इस वाले सिस्टम में, जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है, ये फेसलेस वाला सिस्टम है, इसमें पर्सनल हियरिंग अलाउड ही नहीं है। पर्सनल हियरिंग अलाउड नहीं है। एसएससी ये नहीं बोल सकता कि मैं एनईसी में आके बता देता हूँ एक बार आपको कि ये केस है, या एसएससी ये नहीं बोल सकता कि मैं आरईसी में जाके बता जाता हूँ, एयू को समझा जाता हूँ, या वो किसी यूनिट में जाके समझा जाता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे। एसएससी ना तो एनईसी में जा सकता, ना आरईसी में जा सकता, ना किसी यूनिट के पास जा सकता, ना एनईसी में जा सकता, ना आरईसी में, ना किसी यूनिट के पास जा सकता। वहाँ पर्सनल हियरिंग अलाउड नहीं होगी, वहाँ पर्सनल हियरिंग अलाउड नहीं होगी। लेकिन मान लो कोई जेन्युइन रीजन है, अब एसएससी का केस कॉम्प्लिकेटेड है, समझ में नहीं आ रहा, वो तो एसएससी जब समझाएगा, बोल के समझाएगा तो ही पता चल पाएगा। कुछ वो ट्रांजेक्शन कुछ ऐसे हैं जो एसएससी बोल के समझाएगा तो ही पता चल पाएगा। तो ऐसे केस में एनईसी पर्सनल हियरिंग अलाउ कर सकता है, पर्सनल हियरिंग अलाउ कर सकता है, लेकिन कैसे? ओनली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अलाउ कर सकता है। ऐसा नहीं कि वहाँ बुला लिया, ऐसा नहीं अलाउ कर सकता, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी रिकॉर्ड होंगी। तो यहाँ कुछ भी घपलेबाजी या यहाँ पे कुछ भी करप्शन होना पॉसिबल नहीं है। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पर्सनल हियरिंग अलाउ कर सकते। तो लास्ट पॉइंट है, अब मान लो एसएससी का केस इतना खतरनाक है, कॉम्प्लिकेटेड है, एनईसी को लग रहा है कि ये एयू से सोल्व नहीं होगा, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशन है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि एयू की बस की बात नहीं है कि वो उस केस को सोल्व कर दे ऑनलाइन मोड में, फेसलेस मोड में सोल्व कर दे, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में एनईसी उस केस को किसी भी स्टेज पे, स्टार्टिंग की स्टेज में, बीच की स्टेज में, एंड की स्टेज में, उस केस को ज्यूरिसडिक्शनल एओ, जो ज्यूरिसडिक्शनल एओ एसएससी का, मान लो एसएससी जयपुर का है तो जयपुर के एओ को उस केस को ट्रांसफर कर देगा। और जैसा अभी प्रेजेंट सिस्टम है, जो फिजिकल वाला सिस्टम है, इस सिस्टम में जो असेसमेंट होता है सेम उसकी तरह से असेसमेंट हो जाएगा। तो अगर एनईसी को लगता है कि ये केस एयू की बस की नहीं है, सोल्व नहीं हो सकता, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो किसी भी स्टेज पे, उस केस की किसी भी स्टेज पे एनईसी क्या कर देगा? उस केस को ज्यूरिसडिक्शनल एओ को ट्रांसफर कर देगा। फिर ज्यूरिसडिक्शनल एओ जो प्रेजेंट सिस्टम है उस अकॉर्डिंग फिर असेसमेंट करेगा, फिर उस अकॉर्डिंग असेसमेंट करेगा। वही 143(2) का नोटिस वगैरह जो भी नॉर्मल हमने पढ़ा था ना, सेम उस तरीके से चलेगा फिर पूरा। ये था आपका फेसलेस असेसमेंट। एक बार रीड कर लेना, कोई एमसीक्यू वगैरह आ जाए तो बात है, बाकी कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं इसमें, ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं। और ये था अपना पूरा चैप्टर, इनकम टैक्स अथॉरिटी, रिटर्न फाइलिंग और असेसमेंट प्रोसीजर। वेटेज ज़्यादा नहीं है, वेटेज मैं आपको बता दूँ वही मैक्सिमम 4 मार्क्स का है, लेकिन इसको रिवाइज करोगे 3-4 बार, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आ सकता है तो फिट हो जाएगा, तो आराम से आप वो क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन ज़्यादा टेक्निकल नहीं आएंगे, क्वेश्चन सिंपल ही आएंगे, लेकिन इसमें इतना ही कंटेंट था, जो सारा कंटेंट मैंने आपको बता दिया। तो इसको जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। रिवाइज करोगे तो ही याद होगा ये चैप्टर, क्योंकि पूरा थियरी है और उसमें कुछ स्पेशल है भी नहीं। तो जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। इस चैप्टर को जितना रिवाइज करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। और ऐसे चैप्टर को आप लास्ट में भी उठा सकते हो। अगर मान लो आपका कोर्स नहीं हो पा रहा, जैसे जिसको रैंक वगैरह लानी हो तो पूरा कोर्स करता है, लेकिन जिसका कोर्स ही नहीं हो पा रहा, तो ऐसे लोग ऐसे चैप्टर्स को, जो थियरी वाले चैप्टर है, डीटी में 2-3 चैप्टर और आएंगे, तो उनको लास्ट में भी, लास्ट प्रायोरिटी पे भी उठा सकते हैं, क्योंकि इनका वेटेज भी कम है और कंटेंट भी ज़्यादा है। बाकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहो, इसको रिवाइज जरूर करना 3-4 बार, ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।